हेलो एंड वेलकम ऑल टू मनी के सेकंड क्लास में। फर्स्ट क्लास में हमने जाना था सबसे पहले बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। हमने देखा था उसके लिमिटेशंस क्या थे। 5 कुल मिला के अपना लिमिटेशंस था। एक लिमिटेशन क्या था, सब में लाख आएगा, सो आई एम नॉट रिपीटिंग लाख टाइम्स 5। ठीक है, पहला क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का प्रॉब्लम था। दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, वैल्यू को लेके बात था, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। फोर्थ वन वाज व्हाट, डिविजिबिलिटी, जहां एलिफेंट का एग्जांपल लिए थे अपने और पोर्शे का भी एग्जांपल लिए थे। ठीक है, और फिफ्थ वन वाज व्हाट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। बस ये चीज था। इस टेंशन को रिमूव करने के लिए मनी आया। मनी सिंपली क्या है, एनीथिंग। मनी रेफर्स टू व्हाट, एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड as a medium of exchange, measure of value, store of value and means of standard of deferred payments। ये 4 पॉइंट लिख दोगे बस। ठीक है, चलो फिर हमने देखा था काइंड्स ऑफ मनी। काइंड्स ऑफ मनी में वी सॉ फेस वैल्यू क्या होता है मनी का, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, जो चेहरे पे उसके लिखा होता है वो क्या होता है, फेस वैल्यू। और जिससे वो बना होता है उसका वैल्यू को अपने क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, चलो ओके आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमने देखा मनी की 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट हो गया अपना करेंसी कंपोनेंट। करेंसी कंपोनेंट में क्या आता है, कॉइन्स और नोट्स आता है। दूसरा कंपोनेंट हो गया डिपॉजिट डिमांड, मतलब डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है शायद। हाँ, मनी कंपोनेंट्स अपने 2 तरीके के होते हैं। करेंसी कंपोनेंट होता है, एक डिमांड डिपॉजिट्स होता है। या तो पैसा अपना कैश में रखते हैं अपने, या तो बैंक अकाउंट्स में रखते हैं। कासा का फुल फॉर्म याद है क्या था, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ठीक है, चलो ओके। तो लास्ट क्लास हमने करेंसी कंपोनेंट देखा था, जहां वी सॉ व्हाट इज मेटेलिक कॉइन एंड व्हाट इज पेपर नोट्स। आज अपने डिमांड डिपॉजिट वाले कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या है, डिमांड मनी क्या है, बैंक मनी क्या है, ये सिंपली ऐसा पैसा है जो अपने विड्रॉ कर सकते हैं व्हेनेवर वी नीड इट, व्हेनेवर वी डिमांड इट, यूजिंग चेक्स। ठीक है, देखो सबके बुक्स में ना, चाहे आईएससी हो चाहे सीबीएसई हो, सबके बुक्स में लिखा है विड्रॉन यूजिंग चेक्स। ये ओल्ड आइडिया हो गया। अब भी चेक्स यूज करते क्या अपने पैसे निकालने के लिए? अभी अपने क्या यूज करते हैं, अपना एटीएम कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड, ये सब हो गया। ठीक है, ट्रांसफर करते पैसा किसी को ऑनलाइन में। अभी जो 1 साल ऑनलाइन बीता, 1 रुपया में बस चेक में नहीं आया। सारा रुपया किसके थ्रू आ रहा था ऑनलाइन में? पेटीएम हो गया, यूपीआई हो गया, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो गया, सबके थ्रू आ रहा था। ठीक है, तो चेक एक ऑब्सोलीट आइडिया हो गया है, पर सारे बुक्स में यही लिखा हुआ होता है, तो अपने को यही एग्जामिनर को लिख के देना पड़ेगा। ठीक है, ओके आ जाओ। सो द सेकंड कंपोनेंट वाज इज व्हाट, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड मनी। इट रेफर्स टू द डिपॉजिट्स held with the banks on which checks could be drawn, on the basis of which checks could be drawn। ये पैसा अपने अपने डिमांड में क्या है, विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। दीज डिपॉजिट्स आर पेएबल ऑन डिमांड। पहला चीज क्या है, दीज डिपॉजिट्स आर पेएबल ऑन डिमांड, मतलब अपने विड्रॉ कर सकते हैं। पेएबल के पास लिख लो विड्रॉ। स्टूडेंट्स चेक्स के थ्रू अपने 2 चीज कर सकते हैं। एक क्या है, बैंक में जाके चेक जमा कर देंगे सेल्फ नाम का, अपने को कैश मिल जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, कैश विड्रॉयल। दूसरा चीज क्या हो गया कि अपने किसी और के नाम पे चेक काटेंगे, तो वो क्या कैश विड्रॉयल होता है, वो होता है ट्रांसफरेंस। जब पैसे ट्रांसफर करना हो तो भी अपने चेक्स यूज करते हैं। ठीक है, सो चेक का 2 अपना हिसाब है। एक है दीज डिपॉजिट्स आर विड्रॉएबल ऑन डिमांड, और दूसरा क्या है, दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो यहां 1 और 2 लिख लो। बैंक में जो हमारा मनी है, या तो उसको विड्रॉ कर सकते हैं अपने, या तो उसको ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और के अकाउंट में। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है व्हाट इज चेक। चेक क्या है, कभी कोई चेक यूज किया तुम लोग, देखा है, पापा भी चेक काट रहे हो तो दिखा हुआ तो होगा ये सब लोग, है ना। चेक क्या है लिख लो, चेक इज एन इंस्ट्रक्शन। चेक लिख लो क्या है, चेक इज एन इंस्ट्रक्शन टू द बैंक
check is an instruction to the bank to either withdraw our money या फिर डिपॉजिटर्स मनी, कुछ भी, ठीक है। टू ईदर विदड्रॉ डिपॉजिटर्स मनी और आर मनी, और टू ट्रांसफर मनी टू अदर पर्सन, और टू ट्रांसफर मनी टू समवन एल्स हो गया, अनदर पर्सन हो गया, ठीक है। तो चेक बेसिकली क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है, किसको, बैंक को, क्या, दो चीजों के लिए, या तो पैसा विड्रॉ करने के लिए या तो ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, दो चीजों के लिए, बस खत्म, ठीक है। क्या चेक्स खुद में मनी है क्या? नो, चेक्स आर नॉट मनी इन देमसेल्व्स, दे आर जस्ट अ जरिया, दे आर जस्ट अ मीडियम, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किसी को 1 करोड़ का चेक दे रहे हो तो सही में उसके पास 1 करोड़ पहुंच गया है, क्या पता बैंक अकाउंट में कुछ हो नहीं, 1 करोड़ दे रहे हो, इट विल बी डिसऑनर्ड, है ना। चेक बाउंस इसको बोलते हैं अपने, अगर पता हो तो ये सब चीज। तो चेक इटसेल्फ इज नॉट मनी, ठीक है। अकाउंट्स का देखो मेरे को आइडिया नहीं है, आई वॉज अ साइंस गाई, इंजीनियर गाई, तो अकाउंट्स का मेरे को बस क्रेडिट डेबिट क्या होता है वो पता है, बाकी जीरो कुछ नहीं पता। और हाँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी पता है मेरे को क्या है, बिकॉज वो अपने बैंकिंग में देखेंगे आएगा, मतलब अकाउंट्स में जो इको वाला पार्ट है ना, वो सब मेरे को पता है, अकाउंट्स में बाकी कुछ नहीं पता, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट एक क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज लीगल टेंडर, लीगल टेंडर, नॉन लीगल टेंडर। देखो लीगल टेंडर क्या हो गया ना, अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप कोई लीगल तरीका से अगर करोगे तो जो जो इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके थ्रू आप पेमेंट करते हो उसको अपने क्या बोलेंगे, लीगल टेंडर बोलेंगे। मतलब गवर्नमेंट क्या है, कॉइन्स को, नोट्स को गवर्नमेंट क्या है, लीगल टेंडर बोल के रखा है। इसका मतलब क्या है कि आपको किसी को पेमेंट देना हो, आप आराम से किसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो, कॉइन्स और नोट्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। दिस इज ऑब्लिगेटेड बाय लॉ, ठीक है, कोई इसको रिजेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप मेरे को फीस दोगे, तो अगर आप मेरे को कैश में देते हो तो आई कैन नेवर टेल यू नॉट टू गिव मी कैश, बिकॉज कैश इज लीगल टेंडर इन इंडिया। पर चेक हो गया, ठीक है, चेक इज नॉट अ लीगल टेंडर, चेक इज नॉट अ लीगल टेंडर। कोई फीस मेरे को चेक में देता है अगर, तो आई कैन टेल देम भाई मेरे को चेक में नहीं चाहिए, मेरे को या तो यूपीआई कर दो या तो कैश में दे दो, बिकॉज गवर्नमेंट क्या है, चेक को लीगल टेंडर का मैंने पोजीशन नहीं दिया है। इट इज नॉन लीगल टेंडर, नॉट इलीगल टेंडर, चेक इज नॉट इलीगल, चेक इज जस्ट व्हाट, नॉन लीगल। नॉन लीगल मतलब क्या है कि अगर आप लोग को पेमेंट देना है तो आप लोग चेक में दे सकते हो, पर सामने वाला पार्टी अगर एक्सेप्ट नहीं करे तो भी ठीक है, एक्सेप्ट करे तो भी ठीक है। इलीगल नहीं होगा एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो, पर अगर वो कॉइन्स या नोट्स नहीं ले रहे आपसे, तब आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकते हो कि देखिए मेरे को इसको 2 लाख रुपए देना था, तो मेरे से 2 लाख रुपए कैश में ले नहीं रहा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, सब लोग तो रुपया लेने को रेडी रहते हैं, तो केस बनता नहीं है इस चीज का। बट ये चीज क्या है, इंडिया में कॉइन्स एंड नोट्स आर लीगल टेंडर, ठीक है। आ जाओ, एक चीज समझना, लीगल टेंडर में एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर और एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर, एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। मैंने क्या बोला आप लोगों को, क्या दो चीज इंडिया में लीगल टेंडर है, कॉइन्स और नोट्स है, ठीक है अक्षर, ठीक है, कॉइन्स और नोट्स क्या था, लीगल टेंडर। अब पकड़ लो, हॉस्पिटल में भर्ती हुए अपने, अपना बिल बना 90,000 का, तो अपने मंदिरों में बैठ के 90,000 रुपए का कॉइन्स इकट्ठा किए कि वहां पे देना है हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल वाला जो है वो आपका 90,000 जो कॉइन्स में है उसको वो रिजेक्ट कर सकता है, उसको वो क्या है, रिजेक्ट कर सकता है। पर अभी आपने क्या पढ़े कि कॉइन्स तो भैया लीगल टेंडर है, ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। पर वो लीगल टेंडर कैसा है, लिमिटेड लीगल टेंडर है, लिमिटेड लीगल टेंडर, कि एक लेवल तक ही सामने वाला इंसान कॉइन्स को एक्सेप्ट कर सकता है,
उसके बाद वो उसको रिजेक्ट कर सकता है। आई थिंक शायद 25 रुपए तक इंडिया में है, शायद 25 रुपए तक क्या है, आप लोग पेमेंट करते हो कॉइन्स में तो सामने वाला को लेना ही पड़ेगा रुपया। अगर आप 26 रुपया 30 रुपया कॉइन में देते हो, अगर पढ़ा लिखा होगा वो, उसको पता होगा कि 25 रुपए थ्रेशोल्ड लिमिट है, अपना मैक्सिमम लिमिट है, तो वो आपको मना भी कर सकता है कि नहीं, हम 26 रुपया कैश में कॉइन में नहीं लेंगे, मेरे को अब 20 रुपया नोट में दे दो और 6 रुपया क्या है कॉइन्स में दे दो। आप समझ में आया? तो यही चीज होता है। लिमिटेड लीगल टेंडर में क्या आएगा, कॉइन्स, और अनलिमिटेड में क्या आ जाएगा, नोट्स आ जाएगा। नोट्स जितना भी दोगे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? यहां से भी क्वेश्चन आता है स्पेशली आईएससी में कि डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड लीगल टेंडर एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है ये, ठीक है ना? आ जाओ। सो लिमिटेड लीगल टेंडर बेसिकली क्या हो गया, कॉइन्स हो गया, अनलिमिटेड क्या हो गया, नोट्स हो गया। आ जाओ। सो व्हाट इज लीगल टेंडर, अपने समझ लिए, एक बार देख लेते क्या है। लीगल टेंडर रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी which is legally used to make payment of debts or other obligations, which is legally used to make payment of debts or other obligations। ठीक है, डेट समझ में आता ही है, ऋण बोलते हैं इसको। आप किसी से लोन लिए हो, आप उसको पैसा चुका रहे हो, ठीक है। डेट्स और अदर ऑब्लिगेशंस हो गया। लाइक ऑब्लिगेशंस मतलब क्या हो गया बेसिकली, कि आप किसी से कुछ सामान खरीद रहे हो तो आपका ऑब्लिगेशन बनता है कि आप उसके अगेंस्ट उसको पेमेंट करो, ठीक है। चेक्स पे पेमेंट करोगे तो क्या पता वो एक्सेप्ट करे नहीं करे, बिकॉज चेक क्या लीगल टेंडर है, चेक इज नॉट अ लीगल टेंडर। चेक क्या इलीगल टेंडर है, तो फिर क्या है, चेक है नॉन लीगल टेंडर, ठीक है। ओके, सो अ क्रेडिटर, जो सामने वाला जो आदमी है जो पेमेंट रिसीव कर रहा है, अ क्रेडिटर इज ऑब्लाइज्ड बाय लॉ टू रिसीव सच मनी। क्रेडिटर जो है उस लॉ से मजबूर है वो कि उसको नोट्स एंड कॉइन्स लेना पड़ेगा, ठीक है। पर चेकेबल बैंक डिपॉजिट्स आर नॉट लीगल टेंडर। चेक जो होता है इट इज नॉट लीगल टेंडर, ठीक है। A person can legally refuse to accept payments through checks। क्यों? बिकॉज कोई गारंटी नहीं है ना, कोई गारंटी नहीं है कि चेक जो है वो ऑनर होगा, कोई गारंटी नहीं है। ऑलराइट, माने बैंक में पड़ा 5,000 रुपया और 1 लाख का चेक काट के दे रहे हैं अपने, तो इसको क्या बोलते हैं, अपने चेक बाउंस हो जाता है, ठीक है। आ जाओ, लिमिटेड लीगल टेंडर क्या हो गया, ये वो लीगल टेंडर है जो कि सामने वाला, जो कि क्रेडिटर लिमिटेड अमाउंट्स में एक्सेप्ट करता है। ओवर एंड अबव दैट ही मे रिजेक्ट द पेमेंट। समझ में आया? लिख लो, लिख लो, लिमिटेड लीगल टेंडर में लिख लो, लिमिटेड लीगल टेंडर में इज अ फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर में लिख लो, इज अ फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर which the creditor can accept in limited quantity। लिमिटेड लीगल टेंडर क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर which the creditor can accept in limited quantity and may reject any payment beyond that, and may reject any payment beyond that। ठीक है, एक लिमिटेड अमाउंट तक एक्सेप्ट कर सकता है, उसके ऊपर अगर मिले उसको तो वो क्या रिजेक्ट कर सकता है उस चीज को। एग्जांपल में लिख लो कॉइन्स, एग्जांपल में लिख लो कॉइन्स, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या है? अनलिमिटेड लीगल टेंडर में क्या हो जाएगा, सिंपल है, इज अ फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर which
द क्रेडिटर has to accept unlimited legal tender क्या है is a form of legal tender which the creditor has to accept regardless of the amount of payment. Unlimited legal tender क्या है is a form of legal tender which the creditor has to accept regardless of the amount of payment. ठीक है, इसमें वो कोई रोक टोक नहीं लगा सकता है. और आप लोग के एमसीक्यू भी आएगा इस साल, तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है ऐसा कुछ एमसीक्यू आ सकता है. जैसे मैंने बताया आप लोगों को, एक लीगल टेंडर हो गया, एक नॉन लीगल हो गया, एक इलीगल हो गया. चेक्स किस में आएगा? नॉन लीगल में आएगा, इलीगल में नहीं आएगा. ठीक है, आ जाओ. ओके, सो अभी हमने क्या चीज के बारे में पढ़ा? लीगल टेंडर के बारे में. अब अपने पढ़ते हैं नॉन लीगल टेंडर मनी के बारे में. सिंपल है, ये भी इजी है. व्हाट इज नॉन लीगल टेंडर मनी? ये एक मनी का वो फॉर्म है जो लोग एक्सेप्ट करते हैं जनरली, बट लीगली जरूरी नहीं है एक्सेप्ट करना. लीगली आप मना कर सकते हो इस टाइप के पेमेंट को लेने से. ठीक है, लाइक मैंने कोई एग्जांपल दे दिया, चेक्स हो गया, एक हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, आ जाओ लिख लो. अच्छा, लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉन लीगल टेंडर मनी रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी विच इज जनरली एक्सेप्टेड. है ना, ऐसा नहीं कि इलीगल है भैया, लीगल है ये भी, पर गवर्नमेंट बोलता है क्या चीज, कि कोई एक्सेप्ट अगर नहीं करेगा ये, तो उसके अगेंस्ट हम लोग कुछ लीगल एक्शन नहीं लेंगे, उसका मर्जी है. ठीक है, वी लीव इट टू द क्रेडिटर कि वो पेमेंट ऐसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है. ठीक है, सो नॉन लीगल टेंडर मनी क्या हो जाएगा? रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी विच इज जनरली एक्सेप्टेड बट लीगली नो वन इज बाउंड टू एक्सेप्ट इट. नो लिखना भूल गए यहाँ पे, नो लिख लो. बट लीगली नो वन इज बाउंड. ओह अच्छा, लिखा सही तो लिखा है, लीगली वन इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट. नो वन बोल के पढ़े तो वही चीज आ गया. लीगली वन इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट. एक क्या हो गया? बैंक ड्राफ्ट्स. कभी स्कूल में फीस दिए हो बैंक ड्राफ्ट्स के हिसाब से? नहीं. बैंक ड्राफ्ट पता है क्या होता है? ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल दी हो तुम, वाह. बैंक ड्राफ्ट ऑनलाइन वालों पता है क्या है? Does anybody know what बैंक ड्राफ्ट is? No? ठीक है, फॉलो करो. बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? चेक की तरह इंस्ट्रूमेंट होता है, दिखता भी पूरा चेक की तरह है, पर चेक हैज नो वैल्यू इन इटसेल्फ. चेक में आप 1 लाख रुपया भी लिख दोगे ना, कोई उसका माई बाप नहीं है कि ना 1 लाख रुपया उसमें भरा हुआ है. आप किसी को पेमेंट दोगे चेक 1 लाख रुपया काट के, जरूरी नहीं है कि वो आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया होगा, उसको मिल जाएगा. एक रिस्क फैक्टर रहता है ना इसमें, एक रिस्क फैक्टर रहता है कि आप तो 1 लाख का चेक काट के दे दिए, सामने वाला जब बैंक में जाके डिपॉजिट कर रहा है तो देख रहा है पैसा ही नहीं आया उसके पास. क्यों? बिकॉज आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया था ही नहीं. हाँ, बट ड्राफ्ट क्या होता है ना, ड्राफ्ट बैंक में जाके बनवाना पड़ता है. ड्राफ्ट बैंक में जाके बनवाना पड़ता है. आप बैंक में जाओगे, बैंक वालों को बोलोगे कि मेरे को एक बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, जिसके नाम पे बनवाना है बोल दोगे बैंक वालों को, बैंक वाला सीधे क्या करेगा? आपके अकाउंट में से 1 लाख रुपया काट लेगा और जिसके नाम पे बनाना है वो नाम रजिस्टर कर देगा और आपको एक प्रिंटेड चेक देगा, वो जिसको अपने क्या बोलते हैं? बैंक ड्राफ्ट बोलते हैं. अब आप सामने वाले को जाके दोगे बैंक ड्राफ्ट, वो आराम से एक्सेप्ट कर सकता है उसको, बिकॉज उसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है. उसमें क्या है, वो जो बैंक ड्राफ्ट है अपना बैंक में जाके जमा कर देगा वो, तो उसको 1 लाख रुपया पक्का ही क्या है? मिलेगा. यानी रिस्क फैक्टर नहीं है कोई, बिकॉज अगले के अकाउंट से ऑलरेडी 1 लाख रुपया कट चुका है, जो कि वेट कर रहा है आपके अकाउंट में जाने का. ठीक है ना? हमेशा क्या होगा? ओ हाँ, चेक ऑनर होगा. चेक नहीं, बैंक ड्राफ्ट ऑनर होगा.
हमेशा होगा ये चीज, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपके अकाउंट से 1 लाख रुपया कट जाता है ऑलरेडी, और सामने जिसको दे रहे हो उसका में चला जाएगा फिर। पर नॉर्मल चेक में क्या होता है, आप तो कुछ भी लिख के दे दोगे आप लोग, पर कटेगा क्या उस वक्त? नहीं कटेगा, वही चीज है, ठीक है। तो बैंक ड्राफ्ट साफ साफ इनकार कर सकता है लोग लेने से, चेक्स भी इनकार कर सकता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए भी उन लोग मना कर सकता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पता है क्या है? मोटा मोटी आइडिया है? अक्षर पता है तुमको? शाव्या नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, बैंकिंग वाले में बिल्स ऑफ एक्सचेंज और डिटेल में है, वहां मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या है ये चीज। बीओई इसको बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्रेडिट डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही आ रहा। ओके, सो दीज आर टोटली ऑप्शनल। अब बच्चों फुल बॉडीड मनी और रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख लो नॉट सो इंपॉर्टेंट। अभी आपने बेसिकली क्या पढ़ रहे, तब से काइंड्स ऑफ मनी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, फुल बॉडीड मनी और रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या है? अच्छा, टोकन मनी क्या था बताओ तो? क्या यही था? कॉइन्स और नोट्स होता है, पर मेनली क्या था? फेस वैल्यू ज्यादा होता है इंट्रिंसिक वैल्यू के मुकाबले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। फेस वैल्यू ज्यादा होता है इंट्रिंसिक वैल्यू के मुकाबले। लाइक अभी के जो भी नोट्स और कॉइन्स होते हैं सब क्या है? टोकन मनी है। फिर हमने पढ़ा था फाइट मनी। फाइट मनी क्या है? ऐसा मनी जो गवर्नमेंट बोल दिया है कि ये पैसा है, गवर्नमेंट बोल चुका है, गवर्नमेंट इशू किया फाइट, गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया है कि अब से ये क्या है? मनी रहेगा। तो उस मनी को क्या बोलते हैं? अपने ऐसे मनी को अपने क्या बोलते हैं? फाइट मनी बोलते हैं। लाइक डिमोनेटाइजेशन के बाद मोदी ने बोला कि 500 का नोट ये है, 2000 का नोट ये है, तो अब ये बन गया फाइट मनी, ठीक है। आ जाओ। तो फुल बॉडीड मनी बेसिकली ऐसा मनी होता है जहां फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा? पूरा इक्वल होगा। फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? अच्छा, यहां कमोडिटी वैल्यू दिया है, कमोडिटी के नीचे लिख लो ब्रैकेट में इंट्रिंसिक वैल्यू। फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या है? ऐसा मनी जिसका फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा, ठीक है। कुछ लेटेस्ट एग्जांपल तो याद नहीं आ रहा है अपने को, बिकॉज अभी कोई सा भी मनी फुल बॉडीड मनी नहीं होता है ना। पहले के जमाने का लिख लो, एग्जांपल में लिख लो ₹1 कॉइन्स, ₹1 सिल्वर कॉइन्स। एग्जांपल में लिख लो ₹1 सिल्वर कॉइन्स फ्रॉम द ब्रिटिश एरा, from the British era in India. ₹1 silver coins from the British era in India, ठीक है। तो देखा होगा ना वो ₹1 का कॉइन, 1840s 1910 ये सब का कॉइन्स था वो सब। उसमें लोगों का फोटो भी बना हुआ था, जो भी रूलर था उसका फोटो भी बना हुआ था उसमें। तो उस समय क्या है, रुपये का तो बहुत बड़ा औकात था ना। मेरे पापा लोग दादाजी लोग बोलते हैं कि एक रुपया में ना कितना कितना समोसा खाते थे। मूवी देख के आते थे वो लोग, मूवी देख के आते थे। सोचो अभी भाई 150-200 का तो मिनिमम टिकट होता है। पॉपकॉर्न का तो बात छोड़ो, 400 रुपया का बड़ा पॉपकॉर्न, उसमें बड़ा एहसान करता है 50 रुपये ऑफ करके कि वो कूपन अप्लाई कर दीजिए, आपका 400 रुपये का जो पॉपकॉर्न है वो 350 में मिल जाएगा। अब मूवी देखने जा रहे हैं, उससे ज्यादा पॉपकॉर्न का रुपया लग जाता है। इसलिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, घर से ठूस के जाते हैं पूरा कि भैया वहां आग नहीं जले पॉपकॉर्न खाने का। खैर ठीक है, पहले के जमाने में वो जो ₹1 का कॉइन था ना, उसमें सिल्वर भी उतना भरा हुआ होता था जितना ₹1 का हो। तो उसको अपने क्या बोलते हैं? फुल बॉडीड मनी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। इसका ऑपोजिट हो गया बेसिकली। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी क्या हो गया? यहां पे अगेन फेस वैल्यू ज्यादा होता है इंट्रिंसिक वैल्यू के मुकाबले। क्या होगा? कहां लिखा है? हाँ लिख लो यहां पे फेस वैल्यू, एफ वैल्यू लिख लो।
the face value is much higher than its value as a commodity. ब्रैकेट में लिख लो बच्चों, face value is greater than what? Intrinsic value. Face value is greater than intrinsic value. तो अब आप लोग पूछ सकते हो कि भैया ये तो पढ़ चुके अपने पहले, कौन से टाइप के मनी में फेस वैल्यू ज्यादा था इंट्रिंसिक के मुकाबले? टोकन मनी देख चुके अपने। तो यहां पे एक्स्ट्रा चीज क्या है कि यहां पे जितने का पैसा बन रहा है उतने का गोल्ड या सिल्वर जो है वो सेंट्रल बैंक के पास जमा किया हुआ है। उतने का क्या है? सेंट्रल बैंक के पास गोल्ड या सिल्वर, कुछ भी बुलियन कमोडिटी जमा किया हुआ है। ठीक है, क्या है देखो, such a type of money is backed fully by metallic reserve of gold or silver. लास्ट लाइन काट दो। तो यहां पे एक्स्ट्रा चीज क्या हो गया टोकन मनी के मुकाबले कि यहां पे आरबीआई जितना भी पैसा छाप रहा है उतने का वो अपने तिजोरियों में क्या रख रहा है? गोल्ड या सिल्वर रख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वो दिन रात नोट नहीं छापता रहेगा, बिकॉज उसके लिए उसको क्या रखना पड़ेगा? पीछे में उतने का ही बैकिंग रखना पड़ेगा गोल्ड और सिल्वर का। समझ में आया? तो इसको अपने क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। ऑलराइट, क्या ये सब अभी चल रहा है क्या? सर ये मेरा बात को सर बोले थे, आप बोले थे कि ये आगे के चैप्टर्स में ऐसा अभी नहीं फॉलो होगा, पहले फॉलो होता था। ये अपने पढ़ चुके हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहानी में, है ना, कि हम लोग पहले गोल्ड और चांदी यूज करते थे एज कॉइन्स। उन लोग क्या, गवर्नमेंट क्या किया, हम लोग को पेपर नोट्स प्रमोट करने के लिए उन लोग क्या हमारा गोल्ड पूरा रखवा लिया आरबीआई के पास और हम लोग को बोल दिया इसके अगेंस्ट पेपर नोट्स ले लो। ठीक है, तो बोला कि अगर आपको जब भी मन हो इस पेपर नोट्स को अगेन आरबीआई के पास ले जाकर आप कन्वर्ट करा सकते हैं। ये कब तक चला? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक चला। इस मनी को अपने क्या बोलते थे? कन्वर्टेबल मनी बोलते थे। उसके बाद सारे गवर्नमेंट्स ने इस चीज को त्याग दिया और तब से देखो इनकन्वर्टेबल मनी अपने अभी तक यूज करते जा रहे हैं, है ना। अभी ऐसा नहीं है, अभी नाउ यू कैन नॉट गो टू आरबीआई एंड डिमांड कि 2000 का नोट पकड़िए मेरे को गोल्ड दीजिए इतने का। यू कैन नॉट डिमांड इट टू देम बिकॉज उनके पास इतना का गोल्ड पड़ा ही नहीं है। उनके पास गोल्ड पड़ा है बहुत, बट इट हैज नो लिंकिंग विद द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी में पकड़ लो 1 ट्रिलियन रुपीज है, 1 ट्रिलियन रुपीज, इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीआई के पास 1 ट्रिलियन रुपीज वर्थ का क्या हो? गोल्ड। जरूरी नहीं है ये चीज। समझ में आया? इट्स अप टू देम। ऑलराइट, हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे बैंकिंग चैप्टर में भी कि आरबीआई का जो सोना है ना वो कहां कहां पड़ा हुआ है, देश भर में, दुनिया भर में कहां कहां पड़ा हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग होता है सब चीज, कितना कुछ देखने मिलता है। ओके, यहां तक सब क्लियर है? काइंड्स ऑफ मनी क्या है अपना। अब अपने आते बच्चों फंक्शंस ऑफ मनी। नेक्स्ट आते हैं अपने फंक्शंस ऑफ मनी। कुछ पूछना है आता किसी को? चलो ठीक है। मनी बताओ तो मनी का आविष्कार, डिस्कवरी, इन्वेंशन क्यों हुआ? बार्टर सिस्टम के जो इनकन्वीनियंसेस थे, जो लिमिटेशंस थे उसको हटाने के लिए। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जो लिमिटेशंस था बार्टर सिस्टम में वो यहाँ पे मनी का क्या बन जाएगा? फंक्शन बन जाएगा। मनी का क्या बन जाएगा यहाँ पे? फंक्शन। ठीक है, वहां पे अपने क्या देखे थे? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस का प्रॉब्लम था। यहाँ पे मनी इज एक्टिंग एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नाउ यू डू नॉट नीड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस। अब आप क्या है, कुछ भी चीज को बेच सकते हो, कुछ भी चीज को खरीद सकते हो पैसे के अगेंस्ट। देयर डज नॉट हैव टू बी अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस। वहां प्रॉब्लम क्या था? मेजर ऑफ वैल्यू प्रॉब्लम था। यहां मनी जो है इट इज एक्टिंग एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू को भी ठीक कर दिया है और डेफर्ड पेमेंट्स वाले सिस्टम को भी मनी क्या है? ठीक कर दिया। ऑलराइट, आ जाओ। फंक्शंस ऑफ मनी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा बोर्ड्स में, चाहे सीबीएसई हो चाहे आईएससी हो। बिकॉज इस चैप्टर में से अगर कुछ बड़ा क्वेश्चन आता है तो वो फंक्शंस ऑफ मनी में से आता है और आगे अपने देखेंगे मनी सप्लाई उसमें से आता है। इन दोनों में से मेन क्वेश्चन अपना आता है। ठीक है, आ जाओ। फंक्शंस ऑफ मनी बच्चों,
मनी के मेनली 3 फंक्शन होते हैं। मैं पहले लिख रहा हूं, देख लेना क्या है। मनी के 3 फंक्शन होते हैं। एक होता है प्राइमरी फंक्शंस, एक होता है सेकेंडरी फंक्शंस और एक होता है कंटिंजेंट फंक्शंस। प्राइमरी के नीचे मैं 2 लिखूंगा, सेकेंडरी के नीचे मैं 3 लिखूंगा, तो उस हिसाब से बना लो। रफ डायग्राम बना लो। ऑनलाइन वालों जहां दिक्कत हो प्लीज पूछना। सर इसमें सेम कुछ लिखना भी पड़ेगा, मतलब ये नहीं, सिर्फ पॉइंट्स लिखेंगे, सिर्फ 2 पॉइंट, 2 लाइन लगेगा बस, तो उस हिसाब से बना लो, सिर्फ 2 लाइन लगेगा। तो मनी के क्या है, एक है प्राइमरी फंक्शंस, दूसरा है सेकेंडरी फंक्शंस और तीसरा है कंटिंजेंट फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस का मतलब क्या है, ये मनी का वो फंक्शन है जो हर इकोनॉमी को हर एक टाइम पे फॉलो करना पड़ेगा। ये मनी का वो फंक्शंस है जो हर इकोनॉमी को हर एक टाइम पे फॉलो करना पड़ेगा। लाइक क्या, एक होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक क्या हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी हैज टू एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एवरीवेयर, है ना, वरना उसको इट इज मीनिंगलेस। तो मनी का सबसे मेन प्राइमरी फंक्शन क्या, इट एक्ट्स एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। दूसरा मेन फंक्शन क्या है कि ना, मनी एक्ट्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। मनी क्या है, एक्ट्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। बेसिकली हर चीज को अपने तोल सकते किसके रेस्पेक्ट में, मनी के रेस्पेक्ट में। हर चीज का वैल्यू जो है अपने कैसे पता लगाते हैं, प्राइस सेट करके। प्राइस इज नथिंग बट व्हाट, मनी ओनली, है ना। तो ये दोनों प्राइमरी फंक्शंस क्यों है, बिकॉज ये सारे इकोनॉमी सारे टाइम पे फॉलो करते हैं, ठीक है। कोई बता सकता है सेकेंडरी फंक्शंस में बाकी 2 क्या बचा है, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। ये क्या है, इकोनॉमी फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, जरूरी नहीं है फॉलो करना, कर भी सकता नहीं भी कर सकता, ठीक है। तो सेकेंडरी में लिख लो स्टोर ऑफ वैल्यू, और फोर्थ वन क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। लाइक प्राइमरी अगर सोना है तो सेकेंडरी क्या है, सुहागा, सोने पे सुहागा हो गया ये, ठीक है। मेन चीज तो प्राइमरी फंक्शंस है, ये सबको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे स्पेशली हो चाहे टेम्परली हो। स्पेशियल का मतलब पता है क्या होता है, बड़ा बड़ा वर्ड फेंको इको में। स्पेशियल कहीं भी लिखोगे समझोगे, स्पेशियल का मतलब क्या है, प्लेस। और टेम्पोरल, टेम्पोरल का मतलब क्या है, टाइम। स्पेशियल मतलब होता है प्लेस और टेम्परल मतलब क्या होता है, टाइम। तो मेक श्योर टू यूज दीज बड़ा बड़ा वर्ड्स इन इकोनॉमिक्स, ताकि सामने वाली टीचर पूरी फ्लैट हो जाए ठीक है। सो मनी हैज टू परफॉर्म द प्राइमरी फंक्शन स्पेशली, मतलब सारे प्लेसेस में, एंड टेम्परली एज वेल। टेम्पररी नहीं, टेम्पररी नहीं, नहीं, टेम्परली, ठीक है, एट ऑल द टाइम्स, ऑलराइट। और सेकेंडरी क्या हो गया, फिर स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स हो गया। एक और आता है, अगर जगह हो तो लिख सकते हो, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इसमें एक और आता है, लास्ट है ये, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। कि मनी के थ्रू क्या है, अपने वैल्यू को यहां से वहां ट्रांसफर कर सकते हैं। सब समझाएंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कंटिंजेंट फंक्शंस क्या हो गया, इसके ब्रैकेट में नीचे लिख लो असिस्टिंग फंक्शंस, ब्रैकेट में लिख लो असिस्टिंग फंक्शंस which helps, assisting functions which helps consumers and producers, खत्म।
कंटिंजेंट फंक्शंस में लिख लो असिस्टिंग फंक्शंस विच हेल्प्स हुम, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। ठीक है, अपना अपना काम करने में उनको हेल्प करता है। सब देखेंगे आराम से, कोई चिंता नहीं है। अभी बस ये सब ओवरव्यू लो एक बस। ठीक है, आ जाओ, अब घुसते हैं फटाफट अपने प्राइमरी फंक्शंस की ओर। आ जाओ, प्राइमरी फंक्शंस की ओर अपने घुसते हैं। दीज आर फंडामेंटल एंड एसेंशियल फंक्शंस विच मनी मस्ट परफॉर्म। गोल कर लो मस्ट को, मनी मस्ट परफॉर्म, मनी को ये परफॉर्म करना ही पड़ेगा इन एवरी कंट्री अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, in every economy and all at all the times money has to perform these। ठीक है, क्या है ये दोनों फंक्शंस? मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। राइट, आ जाओ, आई कैन नॉट एम्फसाइज मोर, बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शंस ऑफ मनी, तो आराम से पूरी चीजों को देखना। ठीक है, यहां से जनरली क्वेश्चन पूछता ही है, या तो बोलेगा नेम टू सेकेंडरी फंक्शंस, या तो बोलेगा ब्रीफली एक्सप्लेन द टू प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी, ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन आता है यहां से। राइट, सबसे पहला क्या बच्चों? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी का सबसे बेस्ट चीज क्या है? दैट इट हैज द क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेंस। लोग क्या है, इसको एक्सेप्ट करते हैं। मेन चीज तो यही है ना, अगर मनी को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मनी का कोई औहदा नहीं रहेगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगा उसका। तो क्योंकि मनी को लोग एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए तो मनी क्या बना है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। व्हाट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज? कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने का एक जरिया। ठीक है, लाइक अपने अर्थ में आवाज सुन पाते हैं बिकॉज साउंड नीड्स द मीडियम ऑफ एयर, साउंड ट्रैवल्स थ्रू एयर। पर मून में जाओगे तो वहां जितना ही चिल्ला लो कान के पास, सुनेगा नहीं आवाज। क्यों? बिकॉज वहां कोई मीडियम नहीं है। तो वैसे मनी क्या है? ट्रांजैक्शंस का क्या है? ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, ये इनकन्वीनियंस बार्टर सिस्टम का हटा दिया है। कौन सा वाला? बोलो। डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉर्म्स। शामिल समझ में आ रहा है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज कौन से लिमिटेशन को हटा दिया है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉर्म्स। Now two people do not need to have double coincidence of bonds in order to facilitate a transaction। अभी तुम्हारे पास कुछ हो, खरीदना है मेरे को अगर, तो क्या करेंगे भाई? पैसा लो और मेरे को वो सामान दे दो, है ना? आ जाओ। सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज नाम का जो अपना तीर है, किसको निशाना बनाया अपना? किसको रिमूव किया? ये द डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मीडियम ऑफ एक्सचेंज कौन से प्रॉब्लम को रिमूव कर दिया? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को। ठीक है, दूसरा चीज, मनी परचेज एंड सेल को अब इंडिपेंडेंटली करने में हेल्प कर रहा है। मनी क्या कर रहा है? पहले परचेज और सेल साथ में होता था। एज इन अगर मेरे को आपसे कुछ परचेज करना है, अगर मेरे को आपसे कुछ परचेज करना है तो साथ में क्या करना पड़ता? मेरे को सेल करना पड़ता। मेरे को आपसे एप्पल चाहिए अगर, तो मेरे को आपको क्लॉथ देना पड़ेगा। जरूरी है करना, नहीं तो आप एप्पल क्यों दोगे मेरे को? अभी क्या हो गया? अभी मनी ने परचेज एंड सेल को अलग अलग कर दिया है। लाइक पकड़ लो, यहां बायर है, यहां सेलर है। ठीक है, बायर क्या करेगा? बायर सेलर से क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है। बायर क्या है? सेलर से परचेज कर रहा है सामान। कैसे? मनी के थ्रू। और सेलर उसको क्या कर रहा है? गुड्स एंड सर्विस दे दे रहा है, जो भी देना है। ठीक है, तो बायर यहां पे मनी दिया है, बायर यहां पे मनी दिया है, सेलर उसको गुड्स दिया है। क्या बायर को भी गुड्स देना पड़ा उसको? नहीं देना पड़ा वो चीज। बायर क्या किया? अपना आराम से सामान परचेज कर लिया। ठीक है, ओके। सेम इज विद द सेलर। सेलर क्या है? सेलर गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको। सेलर बायर से उसके बदले क्या है? गुड्स एंड सर्विस नहीं ले रहा है, उसके बदले क्या कर रहा है? वो उससे पैसा ले रहा है। ये बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। Money itself has no power to satisfy human wants. Now what is this line?
मनी हैज नो पावर टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। बोलो। सपोज एट द हम एंड लोग हम उससे सामान ले सकते हैं जिससे हम लोग का वांट सैटिस्फाई होगा, पर हम लोग सिर्फ पैसे को देख के अपना वांट सैटिस्फाई नहीं कर सकते कि हम लोग घूर रहे हैं और हम लोग को घूर रहा सेटिस्फैक्शन मिल गया मेरे को। मिलता है तो ज्यादा पैसा दिखता है लेकिन सामान तो लेना पड़ेगा, उसको ना खाएंगे पिएंगे, है ना। तो मनी इटसेल्फ हैज नो पावर, नील पावर टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। आज आपको कहीं पटक दो माउंटेन में, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, और आपके बैग में पकड़ो 1 करोड़ रुपया है, बहुत ठंड पड़ रहा है वहां पे, उसी को जला उसी को अपने जला के क्या कर लेंगे, रात बिता लेंगे अपना उसी को जला के। 1 करोड़ में से सोचेंगे अरे यार 2 लाख रुपया, चलो 2 लाख रुपया अपने जला के रात बिताते हैं। मनी से खाना पीना मिलेगा अपने को? नहीं। मनी डज नॉट हैव अ डायरेक्ट डिमांड, क्योंकि अपने को सामने में कुछ चाहिए अपने को जिसको अपने मनी से खरीद सकते हैं, इसलिए मनी अपने को चाहिए होता है पहले। सो मनी इटसेल्फ हैज नो पावर टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ऑलराइट, आ जाओ। सो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। नेक्स्ट अपने आते हैं मेजर ऑफ वैल्यू में। मेजर ऑफ वैल्यू, देखो मनी क्या है? मनी एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर अपने सारे चीजों को नापते हैं। जैसे किलोग्राम हो गया ना, किलोग्राम मतलब वेट को अपने किसके हिसाब से नापते हैं? किलोग्राम के हिसाब से। टेम्परेचर को नापते हैं अपने सेल्सियस या फ़ारेनहाइट के हिसाब से। वैसे कोई भी चीज का वैल्यू को अपने नापते किसके हिसाब से? मनी के हिसाब से। कोई भी चीज का जो वैल्यू होता है उसको नापते अपने मनी के हिसाब से। ठीक है, आ जाओ। सो मनी इज व्हाट? अ मेजर ऑफ वैल्यू सिंपली, और अ यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट बेसिकली करेंसी को बताता है। कि कोई पकड़ लो पूछेगा आप लोगों से इंडिया में क्या है यूनिट ऑफ अकाउंट, आप लोग बोलोगे रुपी है। रुपी इज द यूनिट ऑफ अकाउंट इन इंडिया। अकाउंट्स में अपने कौन सा यूनिट यूज करते हैं? इंडिया में ना अपने रुपीज यूज करते हैं, तो ये हो गया अपना यूनिट ऑफ अकाउंट। ठीक है, ओके, आ जाओ। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? कि मनी वर्क्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशन। मनी एक्ट्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशन बोलो या तो प्लेटफॉर्म बोलो। मनी एक्ट्स एज अ कॉमन प्लेटफॉर्म, वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को अपने जिसमें एक्सप्रेस करते हैं। गुड्स एंड सर्विस को एक्सप्रेस नहीं करते अपने, गुड्स एंड सर्विस के किसको एक्सप्रेस करते हैं? अपने वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं। हर एक चीज के वैल्यू को अपने नापते हैं और उसको एक मनी वैल्यू दे देते हैं अपने। जो मनी वैल्यू अपने देते हैं वो उसका क्या बन जाता है? प्राइस बन जाता है ना। जो भी अपने जब नाप तोलते हैं उसको अपने देखते हैं इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, जिसका मनी वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब उसका प्राइस क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, आ जाओ। तो मनी सर्व्स एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एज इन व्हाट? लिख लो, जस्ट लाइक kg फॉर वेट and meter for length, and meter for length, just like kg for weight and meter for length. लेंथ का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या हो गया? मीटर हो गया। लेंथ को अपने नापते हैं किसमें? मीटर में। वेट को अपने नापते हैं किलोग्राम्स में। ठीक है, आ जाओ। ओके, व्हाट इज प्राइस? यहां लिख लो क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन मार्क। प्राइस क्या होता है? ये आई थिंक आईएससी वाले क्लास 11 में आपके सेकेंड चैप्टर था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें प्राइस आता था। ठीक है, प्राइस क्या है? जब अपने वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सप्रेस करते हैं मनी के टर्म्स में। ऑफ कोर्स जब गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को अपने एक्सप्रेस करते हैं किसमें? मनी के टर्म्स में। अगर गुड्स एंड सर्विसेज के वेट को एक्सप्रेस करेंगे केजी के हिसाब से, उसके वैल्यू को एक्सप्रेस करेंगे जब मनी के टर्म्स में, तब वो मनी उसका क्या हो जाएगा? प्राइस हो जाएगा। ठीक है, प्राइस अपने को हेल्प करता है एक्सचेंज रेशियो सेट करने में। अब इसका मतलब समझो क्या है। आप हर चीजों को प्राइस में नाप लिए,
हर चीजों का प्राइस टैग लग गया। पकड़ लो एक शर्ट है 1000 रुपए का और एक जीन्स है 500 रुपए का। एक शर्ट 1000 रुपए का, एक जीन्स है 500 रुपए का। व्हाट इज द एक्सचेंज रेशियो बिटवीन देम? 1:2 हो जाएगा। एक शर्ट के बदले क्या होगा? 2 जीन्स का ट्रांजैक्शन होगा, है ना। अगर बार्टर सिस्टम फिर भी करना है चलो, तो अपने पहले क्या करेंगे, सारी चीजों का प्राइस देख लेंगे। चल तेरे पास एक शर्ट है 1000 रुपए का, मेरे पास 2 जीन्स है 500 करके, तो हम लोग के बीच में ट्रांजैक्शन क्या होगा? एक शर्ट मैं उससे ले लूंगा और उसको 2 मैं जीन्स दे दूंगा। ये मैं कैसे कर पाया? बिकॉज आई न्यू द प्राइसेस। नहीं तो मैं तो वो गधा बन जाता पहले की तरह। 1 किलो सिल्वर 1 किलो गोल्ड के बदले में गोल्ड दे देता और सिल्वर ले लेता। बिकॉज मैं प्राइस को नहीं मानता उस वक्त अपना कॉमन ग्राउंड, मैं केजी को मानता कि तेरे पास भी 1 केजी, मेरे पास भी 1 केजी, चल ट्रांजैक्शन करते हैं। तो प्राइस क्या है? अपने को हेल्प करता है एक्सचेंज रेशियो सेट करने में बिटवीन दी वेरियस गुड्स। ठीक है, आ जाओ। प्राइस क्या है ढंग से? प्राइस रेफर्स टू व्हाट? Simply, price refers to what? The money value of goods and services. Simple. Price refers to what? The money value of goods and services. वहां क्या लिखा है? When we express the value of goods and services in terms of money, तो कंसाइज फॉर्म में क्या लिख सकते हो? याद रखो अपना जो डेफिनेशंस होता है ना, कुछ भी लॉ पढ़ोगे इको में, लॉ में याद रखना इट स्टेट्स दैट, लाइक लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट। और कुछ भी डेफिनेशन पढ़ोगे रेफर्स टू लिख के बोलना। प्राइस रेफर्स टू व्हाट? प्राइस रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइस रेफर्स टू व्हाट? द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल एकदम, ठीक है, ओके। जब अपने को प्राइस मिल जाता है वेरियस कमोडिटीज का, तो अपने लिए ना इजी हो जाता है एक्सचेंज रेशियो निकालना उनके बीच में। अपने लिए इजी हो जाता है एक्सचेंज रेशियो निकालना उनके बीच में। जैसा मैंने एग्जांपल दिया, अभी मैं लिख भी देता हूं यहां पे, 1 शर्ट @rupees 1000, 1 जीन्स लिख लो @rupees 500। सो एक्सचेंज रेशियो क्या हो जाएगा यहां पे? एक्सचेंज रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों यहां पे? 1:2 का हो जाएगा एक्सचेंज रेशियो। 1:2 का हो जाएगा बच्चों एक्सचेंज रेशियो। ठीक है, क्लियर है? ये प्राइस के बारे में देख रहे थे। अब अपने यूनिट ऑफ अकाउंट देखते हैं। यूनिट ऑफ अकाउंट का डेफिनेशन ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसका एग्जांपल लिख लो नीचे। रुपीज इन इंडिया, कॉमा डॉलर्स इन अमेरिका या यूएसए। डॉलर्स इन अमेरिका या यूएसए, कुछ भी बोल सकते हैं इसमें। समझ में आ गया? क्लियर है? प्राइमरी फंक्शंस क्या है अपना? प्राइमरी फंक्शंस में अपने 2 फंक्शंस देखे। एक है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कौन से प्रॉब्लम को हटाया? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस। और क्या चीज उसके कारण इंडिपेंडेंट हो गया? परचेज एंड सेल, इंडिपेंडेंट हो गया ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा मेजर ऑफ वैल्यू देखा आपने। मेजर ऑफ वैल्यू में हमने क्या देखा कि सारे गुड्स एंड सर्विसेज के क्या चीज को, वैल्यू को, गुड्स एंड सर्विसेज के क्या चीज को, वैल्यू को अपने एक कॉमन प्लेटफॉर्म में तोल सकते हैं जो कि मनी होता है। मनी के हिसाब से मेजर कर सकते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज के तापमान को, वेट को, किसको? वैल्यू। ठीक है, इसी से जन्मता है प्राइस। प्राइस क्या हो गया? प्राइस रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपने आते सेकेंडरी फंक्शंस। क्यों हंस रही हो? तापमान को ठीक है, आ जाओ सेकेंडरी फंक्शंस में। 3 सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं हमारे। क्या क्या है? पहला तो पता ही है, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। तीसरा क्या था? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू।
वैल्यू का ट्रांसफरेंस। तुम मुझे पिज्जा दो, मैं तुम्हें 200 रुपया दूंगा, तो मैं तुमसे वैल्यू ले रहा हूं, उसके बदले में मनी दे रहा हूं। ट्रांसफरेंस और वैल्यू हो गया ये, ठीक है। सो सेकेंडरी फंक्शंस में आते हैं, दीज आर सप्लीमेंटरी टू द प्राइमरी फंक्शंस। ये प्राइमरी फंक्शंस के कारण ही निकला है। ऑलराइट, चलो पहला अपने देखेंगे स्टोर ऑफ वैल्यू। पहला अपने क्या देखेंगे, स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी क्या, रोकड़ा जो होता है, कैश तो अपने घर पे रखते ही आराम से। क्या कैश पेरिशेबल है क्या? जैसे वो रिच वेजिटेबल सेलर जो था हमारे, उनका सामान क्या था, पेरिशेबल था। भिंडी, लेडीज फिंगर, ये सब क्या है, पेरिशेबल था। पर मनी इज नॉट पेरिशेबल। मनी को आप उसको तोड़ के यहाँ पे लगा देंगे, घुसा देंगे कैश को हम, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और 50 साल तक डिमोनेटाइजेशन नहीं होता है अगर, तो भी उसका वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो मनी हैज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एज सेकेंडरी फंक्शन। उसके थ्रू अपने क्या कर सकते हैं, हमारा जो करंट परचेजिंग पावर है उसको अपने कहां ले जा सकते हैं, फ्यूचर में। करंट परचेजिंग पावर को अपने ट्रांसफर कर सकते, शिफ्ट कर सकते, कहां पे, फ्यूचर, है ना। मेरे को नहीं खर्च करना भी 1 लाख रुपया, मेरे को फ्यूचर के लिए जमा करके रखना है, तो हम क्या करेंगे, या तो बैंक में जमा कर देंगे, पकड़ लो, या तो घर में कैश कहीं घुसा देंगे तिजोरी में। सो मनी यहाँ पे क्या मेजर ऑफ वैल्यू की तरह एक्ट कर रहा है, नहीं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह, नहीं। एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मनी इज एक्टिंग, ठीक है। आ जाओ, स्टोर ऑफ वैल्यू को अपने क्या बोलते हैं, एसेट फंक्शन ऑफ मनी। मैंने 2 बुक का मिला के लिख दिया है, किसी में लिखा होता है स्टोर ऑफ वैल्यू, किसी में लिखा होता है एसेट फंक्शन ऑफ मनी। एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है, तो यू शुड नो बोथ ऑफ देम। माने मनी को अपने एज एन एसेट कैसे यूज कर सकते हैं, ये क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू। आ जाओ, इसका मतलब क्या बच्चों, कि मनी कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। मनी के थ्रू अपने अभी का जो परचेजिंग पावर है, खर्चा पानी नहीं करके, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं करके, अपने क्या है उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। आ जाओ, लोग अपना वेल्थ जो है इन द फॉर्म ऑफ मनी रख सकते हैं। लाइक पकड़ लो, सेविंग्स अकाउंट में रख लिए, पकड़ लो कैश में रख लिए। वेल्थ तो भैया अमीरों के लिए बात करते हैं वेल्थ का, हम लोग के लिए क्या है, सेविंग्स है। हम लोग क्या बोलेंगे, सेविंग्स बोलेंगे। अमीर लोग क्या बोलते हैं, वेल्थ बोलते हैं उस चीज को, ठीक है। आ जाओ, तो लोग पैसा कैसे सेव करते हैं, या तो कैश में कर लेंगे, या तो बैंक में जमा कर लेंगे। आ जाओ देखते हैं मनी का एडवांटेजेस क्या है। आज अपने देख चुके हैं कि बार्टर सिस्टम में स्टोर ऑफ वैल्यू का बड़ा नाटक था, बड़ा प्रॉब्लम था। तो वहां पे जो डिसएडवांटेज था, मनी क्या है, एडवांटेज के हिसाब से बाहर ले आया वो सब चीज। मनी का एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू क्या एडवांटेज है, देखो, मनी इज अवेलेबल इन वाइड रेंज ऑफ डिनोमिनेशंस, है ना। लंबा से लंबा डिनोमिनेशन में है और छोटे से छोटे डिनोमिनेशन में है। नेक्स्ट क्या हो गया, इट इज इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट वे टू स्टोर वेल्थ बिकॉज इट डजंट रिक्वायर मच स्पेस। 2 लाख का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जमा कर लो, और 2 लाख का एक गड्डी जमा कर लो। भाई गड्डी जमा करोगे तो इतने छोटे में काम हो जाएगा अपना, और वहां 2 लाख का वेजिटेबल्स, पूरा रूम भर जाएगा उससे। सो मनी डज नॉट रिक्वायर मच स्पेस। दूसरा क्या है, इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू मीट कंटिंजेंसीज एंड टू पे फ्यूचर डेट्स, ठीक है। कंटिंजेंसीज क्या हो गया पता है, नहीं क्या होता है कंटिंजेंसी, नहीं पता, व्हाट इज कंटिंजेंसी, अ डेंजरस सिचुएशन। कंटिंजेंसी क्या हो गया, इमरजेंसी हो गया बेसिकली। कंटिंजेंसी क्या हो गया, टाइम्स ऑफ एक्सिजेंसी, इन टाइम्स ऑफ पेरिल, ये सबको अपने क्या बोलते हैं, व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ इन अ क्वांड्री, लॉन्ड्री नहीं बाबा, क्वांड्री, फ्यूचर इमरजेंसी, हाँ ठीक है।
पहले क्या है, हम इंग्लिश टीचर भी हुआ करते थे। जब मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट किए थे उसके बाद इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किए थे हम। उस समय वोकैबुलरी जो था मेरा, उफ, लड़कियों को स्कूल में उससे तो इम्प्रेस करते थे हम। एक बुक आता था वर्ड पावर मेड इजी, वर्ड पावर मेड इजी आता था। उस समय तो फेसबुक का बहुत चलन था, इंस्टाग्राम तो था ही नहीं उस वक्त कुछ। तो फेसबुक में भैया बस स्टॉप करो, ऐड करो, बात स्टार्ट होता था एकदम सीधा ही, एकदम अपना इंग्लिश झाड़ दो, भले ग्रामेटिकल एरर कुछ भी हो, पर बड़ा बड़ा वर्ड्स जो है फेंकना है। कितना वर्ड्स याद था उसको, कितना वर्ड्स लिटरली। टायरो क्या होता है, बिगिनर। लोग बोलते हैं आई एम अ नूब, आई एम अ नोविस। उस समय क्या था, टायरो बोलते थे। वाह वाह, फुल अंग्रेजबाजी। वही चीज था बाबू उस वक्त। उस वक्त क्या ऐसा तो था नहीं, नेटफ्लिक्स तो था नहीं उस वक्त, तो मन को कैसे लुभाए, है ना, कैसे टाइम पास करे उस समय। तो बस उस समय अच्छा था, लेकिन हम लोग सीखते तो थे। अभी जैसे ही कोई सीरीज देखते हैं, कोई वर्ड नहीं समझ आता, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है, तो बस सर्च कर लेते हैं और फिर भूल जाते हैं, नेक्स्ट टाइम ही भूल जाते हैं। तुम लोग को दिखाएंगे, मेरा बुक है, हैरी पॉटर का बुक है, क्लास 6 का है वो, हैरी पॉटर द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स। क्लास 6 में हम लिए थे 2006 में। तो पैदा हुआ था उसमें तुम लोग? कब का पैदाइश है तुम लोग का? 2003 का पैदाइश है तुम लोग का, 4 का पैदाइश है। 2006 में 2006 में हम क्लास 6 में थे। हैरी पॉटर का बुक लिए थे, उसको गंदा किए थे पूरा, अभी भी पढ़ा होगा मेरे ऑफिस में। स्नाल्ड हो गया, चक्कल्ड हो गया, गीगल हो गया, वो सब ऑनलाइन किया हुआ है। उसका पूरा मीनिंग देखते थे हम लोग के, तो उसमें इंटरनेट था नहीं, डिक्शनरी में खोल खोल के देखते थे उस वक्त। सोचो क्यों, आगे इंप्रेस करना है अगर, तो पहले से वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ। सो ये सब क्या है, मनी एक्ट्स एज अ सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर इमरजेंसीज। समझ में आ गया? आ जाओ। ओके, मनी इज द मोस्ट परफेक्ट लिक्विड एसेट। आज मनी हो तो फटाफट सारा काम हो जाए, बाकी सबको अपने को कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, मनी में। रियल एस्टेट इज द मोस्ट इलिक्विड थिंग। यू नो व्हाट इज इलिक्विड? लिक्विड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज कितना इजीली कैश में कन्वर्ट हो। लाइक बैंक अकाउंट्स आर आल्सो व्हाट, वेरी लिक्विड। पहले के समय में यू कुड नॉट हैव सेड दिस कि बैंक अकाउंट्स आर लिक्विड, बिकॉज पहले के समय में क्या है, चेक के थ्रू ही पेमेंट निकालना पड़ता था। देयर वाज नो एटीएम मशीन्स एंड ऑल। अभी क्या, बैंक नहीं भी खुला हो, बैंक तो भाई 3 बजे बंद हो जाता है, नहीं भी खुला हो तो भी क्या है, तुरंत अपने जाके एटीएम से कैश निकाल सकते हैं। तो दीज डेज सेविंग्स अकाउंट हैव आल्सो बिकम वेरी लिक्विड। शेयर्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, दीज आर थोड़ा लेस लिक्विड। 4-5 दिन बाद पैसा आता है। मेरे को पैसा चाहिए, अगर हम मंडे को अपना म्यूचुअल फंड शेयर बेचेंगे, मेरे अकाउंट में 3-4 दिन बाद पैसा आएगा। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जो हो गया, दिस इज द मोस्ट इलिक्विड थिंग। मेरे को आज बेचना हो अपना प्रॉपर्टी को, भाई महीनों महीनों गुजारना पड़ता है बेचने के लिए। पहले बायर खोजो, फिर थोड़ा मिठास से बात करो उससे। ठीक है, आ जाओ। मनी इज द मोस्ट परफेक्ट लिक्विड एसेट, ठीक है, और इट हैज रिमूव्ड द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टोरिंग पेरिशेबल गुड्स। क्या क्या? कॉस्ट ऑफ स्टोरेज एटसेट्रा। बार्टर सिस्टम की क्या क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है ये। वही बार्टर सिस्टम में लोग कैसे गुड्स को सेव करते थे, अपने पेरिशेबल गुड्स को, जो कि महीने 1.5 महीने बाद सड़ जाएगा। अब तो ऐसा नहीं है, बिकॉज मनी इज, लिख लो, मनी इज वेरी ड्यूरेबल। लिख लो, मनी इज वेरी ड्यूरेबल। पहले लोग पेरिशेबल गुड्स को में भी जमा करते थे, पर अब लोग क्या है, मनी को जमा करते हैं, बिकॉज मनी इज ड्यूरेबल। कैश जो होता है वो ड्यूरेबल होता है, वो जल्दी से क्या है, पड़ा पड़ा भी सड़ नहीं जाता। ऑलराइट, चलो ओके, समझ में आ गया स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है। दिस इज द एसेट फंक्शन ऑफ मनी। कैसे मनी को अपने एज एन एसेट यूज करते हैं, कैसे कैश इज किंग। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट अपने आते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स में। ये हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो गया ये पॉइंट, आई मीन रियल लाइफ में हमारे। बिकॉज देखो, रियल लाइफ में बच्चों, इन दिनों में रियल लाइफ में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हर जगह है।
हर जगह क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है। आज जो लोग रेंट में रहते हैं, क्या उन लोग रेंट महीने के फर्स्ट को पे करते हैं क्या? 7 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख तक पे करते हैं उन लोग। तो 7-10 तारीख तक क्या है, उन लोग कैसे रह रहे हैं? उधारी में रह रहे हैं। उन लोग क्या है, उधारी में रह रहे हैं। मैं यहाँ का रेंट पे करता हूँ 10-15 तक, तभी मैं हर महीना ऑनलाइन मतलब क्या ग्रुप में बोलता हूँ कि 10-15 तक फीस पे कर दो, बिकॉज रेंट पे करना पड़ता है। तो 10-15 तक मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे उधारी में पढ़ा रहा हूँ। आप लोग फीस देते हो 10-15 तक, मतलब आप लोग पहला 10-15 दिन क्या है, उधारी में जी रहे होते हो। ठीक है, तो ये सब चीज क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होता है। हम लोग एक महीना इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, उसके बाद बिल जनरेट होता है, उसके भी 10-15 दिन बाद क्या है, ड्यू डेट होता है, तब तक अपने उधारी में जी रहे होते हैं, अपना जीवन ही उधारी में है। सो इन दिनों क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैव बिकम द लाइफ सेल्स ऑफ इकोनॉमी, ऑफ फाइनेंस। हर चीज यहां पे क्या है, क्रेडिट के थ्रू होता है, रोलिंग सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, तो इन दिनों क्या है, मनी का और ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, बिकॉज दीज डेज पीपल यूज मनी एज दी स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। रेंट देना है, एक मैंने 15 दिन में दूंगा, मैं किस हिसाब से दूंगा, मनी के हिसाब से दूंगा। पहले याद है एग्जाम्पल ये थे लास्ट क्लास में, गाय का, गाय दुबली पतली हो गई, एग्जाम्पल ये थे एप्पल्स का। मैं एप्पल उधार में ले रहा हूं आज, तो क्या पता कल मैं एप्पल सेम साइज, क्वालिटी, टेस्ट का ना दे पाऊं, पर मनी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आ जाओ। सो मनी एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर अपने को पेमेंट करना है फ्यूचर में, कुछ भी पेमेंट करना है फ्यूचर में, उसको अपने मनी के टर्म्स में क्या बता सकते हैं। मैं 10,000 मैं किसी से लोन ले रहा हूं आज, तो मैं एक महीने बाद उसको दे दूंगा 11,000 रुपीज, पता है कितना देना है, क्या दूंगा, 11,000 रुपीज। क्या मैं उसको कॉइन्स में दे सकता हूं? नहीं दे सकता हूं कॉइन्स में। आप दे सकते हैं, लेकिन पूरे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो क्यों बोल रहा नहीं? मैं दे सकता हूं कॉइन्स में, हाँ दे सकता हूं, कुछ इलीगल काम नहीं कर रहा हूं, मैं दे सकता हूं, पर उसके ऊपर है। अगर बीबी से झगड़ा हुआ है, 2 दिन टाइम है उसको, उसके पास गिनने को 11,000 का सिक्का, तब तो वो ले लेगा। पर बीबी के साथ बिजी है अगर, तो नहीं लेगा, अलाउड है। ठीक है, उसे हक है, उसे हक है। ठीक है, सो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब क्या हो गया, दैट अ पेमेंट टू बी मेड इन फ्यूचर कैन बी स्टेटेड इन मनी टर्म्स। ठीक है, ओके। इट हैज सिंप्लीफाइड द बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑपरेशंस। समझो इस चीज को क्या है, इट हैज सिंप्लीफाइड द बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑपरेशंस। आजकल मनी में लोग पैसा लेता है और मनी के हिसाब से पैसा रिटर्न कर देता है विद इंटरेस्ट। आजकल सब कुछ सिस्टमैटिकली हो रहा है। दूसरा चीज क्या है, ये तो पहला हो गया चीज। दूसरा क्या है, एनकरेज्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अभी माइट भी थोड़ा अटपटा लगे कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, बट ट्रस्ट मी, एक साल में इतना बोलोगे ना इको में कैपिटल फॉर्मेशन, इजी लगेगा हर चीज। कैपिटल फॉर्मेशन का सीधा मतलब लिख लो क्या है, इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन का बच्चों सीधा मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट। ये एक मैक्रो का कॉन्सेप्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, वहां पे अपने बात करेंगे इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो जो बड़े बड़े लोग हैं पैसा इन्वेस्ट कैसे कर पाते हैं, बिकॉज उन लोग बैंक से बड़ा बड़ा अमाउंट पे लोन लेते हैं, है ना। तो ना सब पैसा लेके पैदा होता है अच्छे से, बस एक बिजनेस आइडिया होना चाहिए, फिर बैंक वाले से आप लोन लोगे ताकि आप इन्वेस्ट कर सको उसको। क्या लोन लेके उसका खाओ पियोगे क्या आप लोग? लोन लोगे ताकि स्टारबक्स में गर्लफ्रेंड को घुमाना है? नहीं ना। लोन क्यों लेते हैं रैशनल आदमी? ताकि उसको इन्वेस्ट कर पाए। मैं लोन लूंगा ताकि मैं सेंटर का सेंट्रलाइज्ड एसी लगवा लूं सेंटर में, इन्वेस्टमेंट करने के लिए होता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन। ऑलराइट, चलो आ जाओ। आजकल के जमाने में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बहुत हो गया है। मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस जो होते हैं आज के जमाने में, वो क्रेडिट के थ्रू होते हैं। ठीक है, बड़ा बाजार में इतने लोगों का काम है, बड़ा बाजार में
सबका काम कैसे चलता है? हाँ, विश्वास में तो चलता ही है, साथ में चलता है क्रेडिट में, उधारी में चलता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी 90 दिन का होता है, याद होगा, पता होगा, वो भी उधारी हुआ ना। चलो आ जाओ, एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा बताओ। मैंने एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, कहां कहां अपने डेफर्ड पेमेंट करते हैं, क्या क्या अपने डेफर्ड पेमेंट करते हैं, बोलो। मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी आप लोगों को। रेंट हो गया एक, एक क्या हो गया, रेंट, फीस, ट्यूशन सेंटर फीस, रेंट हो गया, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो ये थ्रू होता है। उसके थ्रू होता है। हाँ लिख सकते हो, पीओई लिख सकते हो, पर ठीक है, पीओई भी क्या हो गया, अपना एग्जाम्पल हो गया। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का प्रीमियम, प्रीमियम। ईएमआईज, ईएमआई भी होता है ना, ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स या इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स। क्लियर है? ये सब अपना हो गया सारा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। दिस इज इट। ओके, मनी को लोग क्यों एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट यूज करते हैं? क्यों क्यों मनी को अपने एज अ डेफर्ड पेमेंट का स्टैंडर्ड यूज करते हैं? बिकॉज सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। उसका जो वैल्यू है ना, वो मोटा मोटी कांस्टेंट रहता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट भी नहीं करता है। ठीक है, लाइक बिटकॉइन हो गया, बिटकॉइन हो गया, जैसे बिटकॉइन को एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट यूज करना बहुत ही रिस्की हो जाएगा, बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। पता है क्यों? बहुत फ्लक्चुएट करता है बिटकॉइन। बिटकॉइन फ्लक्चुएट्स अ लॉट, कभी पहुंचे 40 लाख तो कभी 10 लाख में आ जाएगा, कभी 11 लाख, बेली डांसिंग करता है, कभी यहां जाता है, कभी वहां जाता है, कभी यहां कभी वहां। तो बिटकॉइन को पीपल कैन नॉट यूज एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। लाइक से फॉर एग्जांपल 10,000 का मैं लोन ले रहा हूं आज, ठीक है, जिसका पकड़ लो एक बिटकॉइन वैल्यू है। क्लियर? एक मान के चलते हैं, उतना बड़ा बड़ा एग्जांपल नहीं लेके मान के चलते कि एक बिटकॉइन का वैल्यू कितना है, 10,000। तो मैं किसी से लोन ले रहा हूं आज 10,000 रुपीज, एक बिटकॉइन ले रहा हूं लोन में जिसका वैल्यू क्या है, 10,000 रुपीज है, विद द प्रॉमिस टू डू व्हाट, विद द प्रॉमिस टू रिटर्न 1.1 Bitcoin, with the promise to do what? To return 1.1 Bitcoin in 1 month. मतलब क्या हो गया बेसिकली? 11,000 हो गया बेसिकली। पर हम लोग का बात कैसे हो रहा है कि मैं तो तेरे से यार एक बिटकॉइन लोन पे लिया हूं और मैं तुझे रिटर्न करूंगा क्या, 1.1 बिटकॉइन। अब पकड़ लो एक महीने में बिटकॉइन पहुंच गया 1 लाख रुपया, पकड़ लो 1 लाख, तो मैं तो उसको 1.1 बिटकॉइन दे रहा हूं, तो उसका एक्चुअल वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, 1,10,000 रुपया हो जाएगा। तो मैं तो लूट जाऊंगा ना बेसिकली। क्या मेरे को देने का मन करेगा इतना? मैं बोलूंगा देख तू 11,000 रुपया पकड़ ले मेरे से, बिटकॉइन नहीं दूंगा मैं, तू 11,000 रुपया पकड़ ले मेरे से। तो बिटकॉइन ये सब के थ्रू लोग नहीं करते डेफर्ड पेमेंट से ट्रांजैक्शंस, बिकॉज दीज हैव अ ह्यूज वोलेटिलिटी इंडेक्स। व्हाट इज वोलेटिलिटी इंडेक्स? बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है ये, ठीक है। पर मनी क्या है, फेयरली कांस्टेंट रहता है। आ जाओ, अच्छा ठीक है। तो मनी एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स मोर कांस्टेंट। ये पहला पॉइंट लिख लो, यहां पे 1 लिख लो। मनी को लोग डेफर्ड पेमेंट का एक जरिया क्यों लेके चलते हैं? बिकॉज उसका वैल्यू जो है वो ज्यादा कांस्टेंट है, ठीक है। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है नाउ एंड इन द फ्यूचर। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी अभी भी होना चाहिए और फ्यूचर में भी होना चाहिए, है ना। ओके, दूसरा पॉइंट हो गया ये। तीसरा क्या होगा जो मैं ऊपर भी लिखा चुका हूं, इट इज मोर ड्यूरेबल देन एनी अदर कमोडिटी। इट इज मोर ड्यूरेबल देन एनी अदर कमोडिटी, ठीक है।
ये पड़ा पड़ा सड़ नहीं जाएगा, रस्टेड नहीं हो जाएगा, इवापोरेट नहीं होगा ये, ठीक है, जहां जैसा रखे हो वैसे ही पड़ा रहेगा ये। तो 3 कारण है जिसके कारण मनी को अपने एज अ डेफर्ड पेमेंट का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। पहला कारण पकड़ लो, इट इज मोर ड्यूरेबल। दूसरा, उसका जो वैल्यू है वो मोटा मोटी कांस्टेंट रहेगा, फ्लक्चुएट ज्यादा नहीं करेगा। तीसरा क्या हो गया, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है अभी भी और इन द फ्यूचर भी। फॉलो करना, 500 रुपए का नोट जो है ना उससे मतलब नहीं अपने को, वो माइट भी 10 साल में वापस से डिमोनेटाइज हो जाए, उससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है, रूपी से मतलब है। इंडिया में रूपी अभी भी रहेगा, इंडिया में रूपी 10 साल बाद 100 साल बाद भी रहेगा। समझ में आ रहा है, कोई रूपी का रुपया तो नहीं हो जाएगा, रुपल्ली तो नहीं हो जाएगा, रूपाली तो नहीं हो जाएगा, रूपी तो रूपी रहेगा ना अभी भी और 100 साल बाद भी। तो वही चीज है, ठीक है। तीनों चीज समझ में आ गया क्या है ये। चलो आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट अपना आता है, अपने यहां तक पढ़ेंगे आज, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी अपने नेक्स्ट क्लास देखेंगे। यहां पे मस्त मैं आपको निमोनिक दूंगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी नेक्स्ट क्लास अपने जो करेंगे, अपने इस सेशन का पहला निमोनिक रहेगा ये, 6 पॉइंट्स को याद कराने का एक मस्त निमोनिक आज अपने इसके पहले तक खत्म करेंगे। आ जाओ ताकि सारे जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस है वो अपने आज खत्म हो जाए। ओके ओके, सो अब अपने थर्ड सेकेंडरी फंक्शन में आते हैं जो कि क्या है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आ जाओ, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अपने आराम से वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इजिली, क्विकली एंड एफिशिएंटली। यह एक काम करो ना, ट्रांसफर वैल्यू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर लिखा है ना, इसके ऊपर लिख लो एंड वन प्लेस टू अनदर। अपने मनी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक तो ट्रांसफर कर सकते हैं, प्लस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर भी अपने कर सकते हैं। देखेंगे कैसे, ठीक है। आ जाओ, इसी के कारण ना मोबिलिटी मिला हुआ है मशीनरी को, लैंड को एंड गुड्स को। इसी कारण मोबिलिटी मिला है किसको, मशीनरी को, लैंड को एंड गुड्स को। मोबिलिटी समझते हो क्या बच्चों, मूवमेंट। अपने मोबाइल फोन्स को तो इंडिया में मोबाइल फोन बोलते हैं, इट्स मोबाइल फोन, मोबाइल, इट्स नॉट क्या बोलते हैं, गैरेज। हम लोग को नहीं था, हमें बोलते ना शेड्यूल, इट्स एक्चुअली स्केड्यूल, suggestion. Sir, give me some suggestions. South Delhi girls be like, Bittu bhaiya, give me some suggestions. है ना? ओके, तो ये फंक्शन क्या है, मोबिलिटी देता है किसको, एक चलने का। किसको देता है फंक्शन, मशीनरी को, लैंड को, गुड्स को। लाइक से फॉर एग्जांपल, एक भारी भरकम मशीन है जो दिल्ली में पड़ा हुआ है, पर मेरे को चाहिए कलकत्ता में। तो मैं एक चीज क्या कर सकता हूं, दिल्ली में उस मशीन को मैं बेच सकता हूं, बहुत बड़ा मशीन है, एक रूम के बराबर मशीन है वो, ठीक है। दिल्ली में मैं बेच सकता हूं उसको, क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, और उसके बाद मैं यहां पे खरीद सकता हूं उसको, ठीक है। तो उस मशीनरी को बेसिकली क्या है, मोबिलिटी मिल गया। मेरा एक लैंड खरीदा हुआ है अयोध्या में, ठीक है, मेरे को उतना ही बड़ा लैंड कलकत्ता में चाहिए, तो मैं अयोध्या से लैंड काट के यहां पे ले आऊंगा, नहीं, मैं क्या कर दूंगा, लैंड वहां बेच दूंगा, मुझे पैसा मिलेगा, और पैसे को मैं यहां पे पटक दूंगा। समझ में आ गया। तो इस कारण, क्योंकि मनी हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ एवरीथिंग, तो इस कारण क्या, मशीनरी हो, लैंड हो, कोई भी गुड सर्विस हो, ये सबको क्या मिल गया है, मोबिलिटी मिल गया है, ठीक है। अगर इसको अपने फिजिकली वहां से यहां नहीं ला सकते तो क्या कर सकते, इसको अपने बेच के मनी में ट्रांसफर करके नया सामान खरीद सकते हैं। समझ में आ गया। आ जाओ, सो एग्जांपल 1 में लिख लो, एक प्लेस, एक पर्सन को लेके होगा और एक प्लेस को लेके होगा, एक पर्सन को लेके होगा और एक बच्चों प्लेस को लेके होगा।
ओके, पहला एग्जांपल देख लो क्या है. इफ वी बाई अ पिज्जा, या कैसे दिया. इफ वी बाई अ पिज्जा, ब्रैकेट में लिख लो वर्थ ₹200, कॉमा we have to transfer value, we have to transfer value, ब्रैकेट में लिख लो मनी ऑफ ₹200. अपने किसी से पिज्जा ले रहे हैं, उसके बदले उसको अपने क्या करेंगे, ₹200 का वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे उसको. ठीक है, समझ में आ गया. एग्जाम्पल 2 ले लो प्लेस का. इफ वी वांट टू बाई अ फ्लैट इन कोलकाता, we can sell our land in Islamabad if it exists and not under ISMS. if we want to buy a flat in Kolkata, comma, we can sell our land in Islamabad and use the proceeds to buy it. If we want to buy a flat in Kolkata, we can sell our land in Islamabad and use the proceeds to buy it. ठीक है, ओके. चलो, अब लगेगा अपने को 5-7 मिनट. अभी तक सब समझ में आ गया क्या था? प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस, और लास्ट अपने देखेंगे कंटिंजेंसी फंक्शंस, जो कि बेसिकली असिस्टिंग फंक्शंस है, जो हेल्प करता है किसको, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स को अपने इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में, अपने इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में. ठीक है, आ जाओ. सो कंटिंजेंट फंक्शंस क्या हो गया बच्चों? इट रेफर्स टू द रोल ऑफ मनी. यहां लिख लो व्हाट. यहां से क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज कंटिंजेंट फंक्शन, एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम. व्हाट इज कंटिंजेंट फंक्शन, एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम. ठीक है, तो इसका अपने को मतलब याद रखना जरूरी है. लाइक व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन, व्हाट इज सेकेंडरी फंक्शन नहीं पूछेगा. वहां क्या पूछेगा, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस व्हाटएवर. पर यहां पूछ सकता है व्हाट इज कंटिंजेंट फंक्शन. सो कंटिंजेंट फंक्शंस रेफर्स टू, हमारा हमेशा रहता है पहला लाइन, रेफर्स टू रोल ऑफ मनी इन असिस्टिंग इकोनॉमिक एंटिटीज. काट के लिख लो यूनिट्स. It refers to the role of money in assisting economic units such as whom? Consumers and producers. क्या चीज में हेल्प करता है? ताकि वो प्रॉपर इकोनॉमिक डिसीजंस ले पाए. बस यहां तक लिखने से काम खत्म अपना. क्या चीज में हेल्प करता है? प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स को इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में हेल्प करता है. ना रोमांटिक डिसीजंस, ना रिलीजियस डिसीजंस, क्या? इकोनॉमिक डिसीजंस. ठीक है, लाइक ऑफ कोर्स अपना जो कंज्यूमर लोग हैं अपने हमेशा खर्चा जितना करते हैं, अपने सोचते उतना का अपने को क्या है, सैटिस्फैक्शन मिले, बेनिफिट मिले. उतना का अपने को क्या है, सैटिस्फैक्शन मिले, बेनिफिट मिले. समझ में आया? 10 रुपए खर्चा कर रहे हैं तो ठीक है, कर रहे हैं अपने, और उसका अपने को वर्थ भी मिलना चाहिए. ठीक है, तभी अपने चिल्लाते हैं कि लेज में तो 2 रुपए का सामान भरा होता है, बाकी 8 रुपए का तो हवा भरा होता है उसमें, तो 10 रुपए देने का क्या फायदा उसमें, है ना? आज वो एप्पल का अपना बड़ा वाला हेडसेट आया, एप्पल का, देखा तुम लोग? देखा तो नहीं होगा, मतलब सुना उसके बारे में. 60,000 का हेडसेट. क्या सोना चांदी क्या लगा हुआ पता नहीं उसमें. 60,000 का सोचो. खाया हुआ एप्पल, झूठा एप्पल लगा दिया अपना.
खरीद लो, नहीं बाबू, नहीं ये सब नहीं, उसका वैल्यू मेरे को नहीं मिलेगा ना उतना। मैं खरीद तो लूंगा वो चीज, पर मेरे को उसमें से क्या है, वैल्यू तो मिलना चाहिए उतना, वही चीज है बस। वी एज कंज्यूमर्स टेंड टू इक्वेट आर एक्सपेंडिचर विद द सैटिस्फैक्शन वी डिराइव। आज कोई बड़ा बड़ा लोग है, पॉलिटिशियंस का बेटा लोग है, पकड़ लो, उन लोग तो दो दो लेके घूमेगा, काला पैसा आ रहा है उन लोगों के पास, तो उन लोग को कोई मतलब नहीं है। आप तो अंधा पैसा, अरे बाप रे बाप, क्या बोल रहे हैं बाबू, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं था, वो इग्नोर करो। बोलो क्या बोल रही हो। गुड्स ऑफ स्नॉब अपील, क्या बोलेंगे उसको, गुड्स ऑफ स्नॉब अपील, क्या बोलेंगे उसको, गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन, ठीक है, कॉन्स्पिकुअस गुड्स। एक होता है इनकॉन्स्पिकुअस गुड्स, तो छुपा छुपा के काम करते हैं अपने। इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब क्या है, ये अगेन वोकैबुलरी का अपना पढ़े थे हम। हाइड बहुत छोटा वर्ड है, हाइड के बदले क्या बोलोगे, इनकॉन्स्पिकुअस, ठीक है। कहीं अगर सीक्रेट प्लेस में मिलना हो तो लेट्स मीट इन दैट क्लैंडस्टाइन प्लेस, लेट्स मीट इन दैट, बैक टू बेसिक्स बोलेंगे फिर हम, स्टेटस मारेंगे इंग्लिश में, बैक टू इंग्लिश। हम इंग्लिश पढ़ाए हुए हैं, हम कंप्यूटर पढ़ाए हुए हैं, क्लास 11 12 कंप्यूटर पढ़ाए हुए हैं। मेरा स्टार्टिंग में वही था, मैथ्स था, इंग्लिश था और कंप्यूटर्स था। कंप्यूटर्स में बच्चों को 100 आता था उस वक्त, पर मेरे को दिखा कि इकोनॉमिक्स का भी मार्केट है अपने एरिया में। मेरे को दिखा ऐसा 2-3 साल पहले कि इकोनॉमिक्स का भी मार्केट है, तो टक्कर देने के लिए हम भी क्या है, इको में आ गए हैं। और होपफुली 2 साल में 3 साल में एकदम गंदा वाला इको में भी अड्डा जमाने का देखो मेरा मतलब वो है। मेरे पास तुम लोग का सीबीएसई का सारा मटेरियल्स पड़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स किसका, इंग्लिश का सारा मटेरियल्स। चैप्टर पढ़ा तुम लोग इंग्लिश का कुछ भी सीबीएसई में, कौन सा, द लास्ट लेसन, सारा उसका नोट्स पड़ा है मेरे पास। अभी टीचर दूसरी है, ठीक है, ओके आ जाओ, ओके ठीक है। क्या बात कर रहे थे अपने, व्हाट आर कंटिंजेंट फंक्शंस, कंटिंजेंट फंक्शंस रेफर्स टू व्हाट, रुको ना यहां देखना ना वहां देखना है, कंटिंजेंट फंक्शंस फॉलो करो, रेफर्स टू दी असिस्टिंग फंक्शंस, refers to those types of functions which assists whom, economic units such as consumers and producers in their economic decisions, in their economic decisions, ठीक है। कशिश, what are contingent functions, those functions which assists economic units such as producers and consumers to take the economic decisions. Economic units, economic decisions. Akshat, what are contingent functions? Refers to those functions which assist the economic unit like the consumers and producers to make economic. बस खत्म। Shavya, what are contingent functions? It refers to those Functions functions that assist the economic units such as consumers and producers in taking the सिंपल एकदम, ठीक है। आज ओके, आप कौन सा स्कूल में पढ़ाते थे, नो स्कूल बाबू, हाँ पढ़ाते थे। आ जाओ फटाफट, ये 5 अपने पास कंटिंजेंट फंक्शंस है। लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं अपने, लिक्विडिटी, सिंपल है एकदम। मनी क्या है, मनी इज द मोस्ट लिक्विड थिंग। मनी को अपने क्या कर सकते हैं, जो लेस प्रोडक्टिव बिजनेस है अपना, उससे निकाल के अपने क्या कर सकते हैं, उसको मोर प्रोडक्टिव बिजनेस की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल मैगी हो गया, मैगी क्या बनाता है,
मैगी मैगी बनाता है, मैगी नूडल्स बनाता है। मैगी क्या है? नूडल्स बनाता है। उसके सारे कैपिटल गुड्स जो है, कैपिटल गुड्स मतलब क्या हो गया? मशीन्स। उसके फैक्ट्री में जो भी मशीन्स है, इसको अपने कैपिटल गुड्स बोलते हैं, जो भी फैक्ट्रीज है उसका, वो बना हुआ है क्या चीज को बनाने के लिए? नूडल्स को बनाने के लिए। अरे मैगी तो कंपनी का नाम है, नूडल्स बनाने के लिए। अब उसको दिख रहा है कि भैया पास्ता में ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, या नूडल्स लोग खा नहीं रहे हैं, अभी सब पास्ता की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैगी क्या कर सकता है? अपने सारे कैपिटल गुड्स को, एज इन सारे मशीन्स को बेच के या मॉडिफाई करा के, यानी सारे चीजों को बेच के वो पैसा निकाल सकता है, मनी में कन्वर्ट कर सकता है, और उसी मनी से वो क्या खरीदेगा? पास्ता मेकिंग मशीन्स खरीद लेगा। अपने सारे बिजनेस को वो किस में कन्वर्ट कर लेगा? पास्ता मेकिंग में। समझ में आया? तो मनी इस तरीके से हेल्प करता है, बिकॉज मनी इज द मोस्ट लिक्विड थिंग। तो वो सारी चीजों को मनी में कन्वर्ट कर लो, और फिर उसको वापस से क्या है? नए कैपिटल गुड्स में कन्वर्ट कर लो। कुछ पूछना है तुमको? समझ में आ गया? नूडल से पकड़ लो, मैगी आ गया पास्ता में। तो मनी क्या है? मनी इज द मोस्ट लिक्विड एसेट एंड कैन बी पुट टू एनी यूज, राइट? उसको अपने क्या है? उसको अपने लेस प्रोडक्टिव यूज से मोर प्रोडक्टिव यूज की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। इजी है ना ये? यहां से बच्चों कंटिंजेंट फंक्शन से व्हाट इज कंटिंजेंट फंक्शन तो पूछता ही है, साथ में कोई सा भी दो चीज पूछ लेगा, कोई सा भी दो चीज पूछ लेगा कि इन दो के बारे में बताओ। क्लियर है तुमको? कुछ पूछना है निशा? सर मतलब हम लोग स्पेसिफाई कर देगा ये दो पॉइंट्स, हाँ। अपने मन से कोई भी दो पॉइंट्स नहीं कर सकते। दोनों ही पूरा ही पढ़ के जाना, या तो कोई भी दो तुमसे पूछने को कर सकता है, या तो लोग खुद से कोई दो दे देगा। ठीक है? नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। ये अपने पढ़ चुके ऑलरेडी, ये अपने पढ़ चुके हैं किसमें? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स में पढ़ चुके हैं। ये सेम चीज है कि जो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होता है वो किसके थ्रू करते हैं? अपने मनी के थ्रू करते हैं। मनी हेल्प करता है अच्छे से उसमें अपने को। ठीक है? नेक्स्ट आता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। ये माइट भी थोड़ा पता लगे, अभी ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं हम, माइट भी थोड़ा पता लग सकता है, जब नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ोगे मैक्रो में तब क्लियर होगा। ठीक है? व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम? ढंग से फॉलो करना। तुम लोगों को पता है व्हाट इज RWIP? वेजेस, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और 11 में तुमने पढ़ा नहीं RWIP? प्रॉफिट, प्रॉफिट ना, प्रॉफिट। गुड, चलो तुमको याद है, गर्व है मेरे को। तो देखो, ठीक है, ढंग से समझ लो इस चीज को। एल पर यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा समझाने में, बिकॉज यहाँ पे इसका कोई दरकार नहीं है समझाने का। वही LLC का जो मिलता है RWIP, यहाँ पे दरकार नहीं समझाने का एक्चुअली, और 15 मिनट लग जाएगा समझाने में। क्या बताए क्या इसको? आगे ही आएगा डिटेल में, चैप्टर है इसके ऊपर पूरा। तो एक बार इसको बस हम इजीली समझा देते हैं, हम फॉलो करना बस। देखो, ये लेस का पैकेट है, दिख रहा है लेस, हवा दिख रहा है इसमें, 10 रुपए का पकड़ लो। तो जो मैन्युफैक्चरर लोग बनाता है इस चीज को, 10 रुपए रखता है, हम लोग 10 रुपए पे कर रहे हैं ना, वो जा रहा है मैन्युफैक्चरर के पास। अब मैन्युफैक्चरर क्या है? RWIP के हिसाब से ये पूरा 10 रुपया बांट देता है। हर 10-10 रुपए में पकड़ लो 2 रुपया रेंट का जुड़ा है। R स्टैंड्स फॉर रेंट। जिस जगह में फैक्ट्री है उस एरिया का रेंट लग रहा होता है ना, तो रेंट भी कहां से निकालेगा? प्रोड्यूसर, चिप से तो निकालेगा, है ना भाई। लेबर लोग काम कर रहे हैं वहां पे, वेजेस भी निकालेगा उसी से। पकड़ लो वेजेस 3 रुपए का है। आज बड़ा बड़ा फर्म लोन लेता है, लोन पे क्या देगा वो? इंटरेस्ट देगा। पकड़ लो 1 रुपए का इंटरेस्ट है, 3 2 3 6 रुपया हो गया। बाकी सारा सल्टाने के बाद क्या बचेगा? प्रॉफिट बचेगा। फर्म का क्या है? प्रॉफिट बचेगा। प्रॉफिट कितने का हो गया? 4 रुपए का। भाई सब कुछ मिला जुला के अपने बोल रहे हैं, रफली ले रहे हैं,
ऐसे तो उसमें टैक्स भी जुड़ा हुआ रहेगा गवर्नमेंट का, पर अपने उसमें डिटेल में नहीं जा रहे, बस रफली बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि 10 रुपया जो है जो फर्म के पास जाता है अपने थ्रू, वो किस तरीके से इसको अलग अलग दिशाओं में बांट रहा होता है। सर इसके बाद जब ये होलसेलर्स के पास जाता है तो प्राइस इंक्रीज हो जाता है, वो लोग तो अपना ऐड कर देते हैं, वो सबको अपने इग्नोर मार रहे हैं एक बार, सब कुछ इग्नोर मार रहे हैं एक बार, एकदम इजी वे में ले रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का टैक्स भी जोड़ता है, सब्सिडी भी आता है, रॉ मटेरियल्स का पैसा भी जोड़ता है, सब अपने इग्नोर मार रहे हैं एक बार, ठीक है। 10 रुपए हम लोग जो दे रहे हैं पूरा का पूरा मानते किसके पास जा रहा है, फर्म के पास जा रहा है, फर्म उसके थ्रू RWIP दे रहा है, रेंट जिसको देना है दे रहा है, वेज जिसको देना है दे रहा है, इंटरेस्ट जिसको देना है दे रहा है, और बाकी का वो क्या है, प्रॉफिट रख रहा है अपने पास, ठीक है, ओके। तो यही चीज को अपने क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम, इन्हीं के एडिशन को अपने क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम बोलेंगे। इंडिया में जितना रेंट जा रहा है, जितना सबको वेजेस मिल रहा है, जितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है, और जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं फर्म्स, सबको मिला के लूजली समझ लो क्या बन रहा है, हमारा नेशनल इनकम बन रहा है। देयर हैज समथिंग मोर टू नेशनल इनकम दैन जस्ट दिस, पर अपने अभी इसको ऐसे मान के चल रहे हैं बस, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना अपने को, इस पॉइंट को वापस से अपने देखेंगे। हाँ, इनकम हो गया, हाँ, तो जुड़ेगा वो नेशनल इनकम में, मतलब अगर जैसे हम इसकी हम दे रहे हैं 2 रुपीस, तो उसके तो इनकम हो गया ना, तो बस वही जुड़ेगा, तो एक बार का जुड़ेगा, एक बार का जुड़ेगा बस, अच्छा, ठीक है। यहाँ फर्म रेंट दे रहा है 2 रुपया, बस एक बार जुड़ रहा है, तो ये तो उस टाइम जिसका प्रॉफिट हुआ उसके प्रॉफिट में ऐड हो रहा है, प्रॉफिट में होगा उसके प्रॉफिट में, और यहाँ से रेंट से एक्सपेंडिचर दिखा है। नहीं, प्रॉफिट तो 4 रुपया है सीधे उसका, मतलब 10 रुपया जो फर्म कमा रहा है ना, हाँ। 10 रुपया जो फर्म कमा रहा है उसमें से वो 2 रुपया दे रहा है एज रेंट। सर हम सामने नहीं रख सकते, उसके साथ मत बोलो, एक तरफ से बोलो बस, अच्छा फर्म के हिसाब से, ठीक है। आ जाओ, ढंग से फॉलो करो बच्चों। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, जो भी प्रोडक्शन होता है, इट इज द रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है, प्रोडक्शन में हेल्प करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साइड में लिख लो बच्चों LLCE। LLCE का मतलब पता है क्या है, एंटरप्रेन्योर, बिल्कुल सही। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हेल्प करते हैं कोई भी सामान के उत्पादन में, ठीक है उसके प्रोडक्शन में। L stands for land, L stands for labor, C for capital, E for entrepreneur। फर्म को जो लैंड दे रहा है, फर्म उसके बदले उसको क्या देगा, रेंट देगा। तो LLC जो है उसके बदले फर्म उसको क्या देगा, RWIP देगा। फर्म को कोई हेल्प कर रहा है लैंड देकर, तो फर्म उसको क्या देगा, रेंट देगा। फर्म क्या कोई लेबर कर रहा है, तो उसको फर्म क्या देगा, वेज देगा। फर्म को कोई लोन दिया है, कैपिटल मनी दिया है, पैसा दिया है, फर्म उसको उसके बदले क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। और फर्म का जो मालिक है, जो एंटरप्रेन्योर है, फर्म उसको क्या कमा के देगा, प्रॉफिट कमा के देगा। अक्षत समझ में आया? तो इसको बहुत बाहर देखेंगे अपने इस साल में पूरे, अभी तो स्टार्टिंग है बस, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या क्या मिलता है, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट मिलता है। सब किस टर्म्स में मिलेगा, मनी में मिलेगा ना। सब किस हिसाब से मिलेगा बच्चों, मनी के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो 3 चीज देख ली ना आपने अभी तक। एक क्या देखे, लिक्विडिटी, दूसरा क्रेडिट सिस्टम, तीसरा आपने क्या देखे कि RWIP किसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है, नेशनल इनकम किसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है, मनी के थ्रू, ठीक है। आ जाओ, अब देखते हैं प्रोड्यूसर किस चीज को मैक्सिमाइज करने का सोचता है, प्रॉफिट। प्रोड्यूसर हमेशा किसको मैक्सिमाइज करने का सोचेगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट मोटिव। गवर्नमेंट वर्क करता है सोशल वेलफेयर के लिए,
और प्रोड्यूसर वर्क करता है प्रॉफिट मोटिव के लिए, ठीक है। कंज्यूमर किस चीज को मैक्सिमाइज करेगा? अपने सैटिस्फैक्शन। कंज्यूमर को बस डकार मारना है, कंज्यूमर को बस क्या है अच्छा खा पी के डकार मारना है यहां वहां से। समझ में आया? तो कंज्यूमर बोलता है कि मैं जितने का डकार मारूंगा उतना ही मेरे को पैसा खर्चा करना है। अगर वो 200 रुपए खर्चा कर रहा है तो उसका मन क्या होगा कि मैं 200 रुपया वसूलूं, है ना, 200 रुपया मैं वसूलूं कम से कम। तो कंज्यूमर अपने सैटिस्फैक्शन को इक्वेट करता है विद द प्राइस दैट इट पेज। और प्राइस वो किस में पे करता है? मनी में। तो मनी हेल्प कर रहा है उसको यहाँ पे, है ना। आज पकड़ लो, जैसे हम बताते हैं वो लिखने के लिए ना, एप्पल जो आईपैड होता है उसमें लिखने का पेन आता है, एक वो आता है 8,000 रुपया का। 8,000 रुपया का वो पेंसिल बोलते हैं उसको, एक तो इतना ही ऐसा ही है पेंसिल, बस इट कॉस्ट 8,000 रुपीज, ठीक है। लोग देते क्यों हैं? ग्राफिक डिजाइनर्स दे भी देते हैं वो, बिकॉज ग्राफिक डिजाइनर्स क्या आईपैड को यूज करते मस्त मस्त ग्राफिक्स बनाने के लिए। तो उन लोग का तो भैया 2-3 बार ग्राफिक्स बनाएगा मस्त मस्त, उन लोग का 8,000 रुपया निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। पर अगर छोटा सा चिंटू या बंटू जो है वो ड्राइंग अपना लाइन टानने के लिए अगर वो खरीदे, उसके पापा खरीदे अगर, कि चिंटू बंटू क्या है ऐसे करके लाइन टानना सीख रहा है, ड्राइंग करेगा, कलरिंग करेगा उसमें, तो 8,000 देना क्या वर्थ है? ठीक है, वही चीज होता है। आज हम खरीदे 8,000 का पेंसिल जो है, घर में बोले 500 का है, मम्मी को बोले, उसमें चिल्ला दी मेरे ऊपर कि 500 का तुम पेंसिल खरीदा ऐसा, और क्या पेंसिल ऐसा खास इसमें, बोलो। जो हमेशा हर कंज्यूमर के इक्वेट करता है जो भी प्राइस वो पे कर रहा है विद इट्स सैटिस्फैक्शन दैट इट इज डिराइविंग फ्रॉम इट, ठीक है। इसको ढंग से अपने पढ़ेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में, जो सीबीएसई 11 पढ़ा हुआ है और आईएससी 12 पढ़ेगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर में, ठीक है। लास्ट अपने आते हैं, प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज करना चाहता है प्रॉफिट। वो कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा? जब उसका कम हो वो चीज, क्या चीज? उसका जो रॉ मटेरियल्स है, जो कॉस्ट है वो कम हो। लाइक पकड़ लो जैसे ये सीए वाले करते हैं, सीए फर्म्स जो होता है ना, वहां पे बच्चे आर्टिकलशिप करने जाते हैं, 3 साल का आर्टिकलशिप होता है, महीने का वो कमाते हैं 2-3 हजार रुपया। पता होगा शायद ये चीज, जो सीए करने का सोच रहे होगा तो पता होगा। सिर्फ मिलता है महीने का 2-3 हजार रुपया, एवरीडे जाना है, 8-8 घंटा काम करना है। सीए फर्म का जो मालिक है वो तुमसे निकलवाएगा 50,000 का काम, और तुमको बदले में कितना देगा? 2-3 हजार रुपया देगा, और बोलेगा हम तुमको नॉलेज दे रहे 45,000 रुपीज का। वो तुम सोचो कितना तुम्हारा भविष्य बना रहे हम। तुमको रगड़ के यूज करेगा और पकड़ा देगा स्टाइपेंड 1 to 2,000 रुपीज का। समझ में आया? इज इट एवर दी अदर वे राउंड कि तुमको 50,000 रुपीज देगा वो और ये क्या 2,000 रुपया काम निकलवाएगा? ऐसा तो कभी नहीं है। प्रोड्यूसर लोग हमेशा क्या चाहता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। वो चाहेगा कि अगर मैं एक लेबर को अपने अंडर रख रहा हूं, एक लेबर को मैं पगार दे रहा हूं, पगार वो किस हिसाब से देगा? मनी के टर्म्स में देगा, पगार वो देगा मनी के टर्म्स में। तो वो चाहेगा अगर मैं इसको 10,000 दे रहा हूं तो कम से कम ये कितना का काम करके दे मेरे को। अगर मैं इसको 10,000 रुपीज दे रहा हूं एज वेजेस, तो कम से कम ये कितना काम कम करके दे मेरे को, उतना तो कम से कम करके दे। मिनिमम 10,000 का काम तो मेरे को करके दे। समझ में आ रहा है क्या है ये? बस यही चीज है। ऑलराइट, तो कंटिंजेंट फंक्शंस क्या हो गया? कंज्यूमर किसको मैक्सिमाइज करेगा? सैटिस्फैक्शन को। प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज करेगा अपने प्रॉफिट को। काम खत्म। यहां पे लिक्विडिटी, क्रेडिट सिस्टम का बेसिस क्या है? मनी। नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? मनी के रेस्पेक्ट में। RWI भी डिस्ट्रीब्यूट करता है फर्म्स किस रेस्पेक्ट में? मनी के रेस्पेक्ट में। तो यहां पे मनी इज एक्टिंग एज अ कंटिंजेंट फंक्शन।
वो हेल्प कर रहा है कंज्यूमर्स को, प्रोड्यूसर्स को अपना अपना रेस्पेक्टिव डिसीजंस लेने में। चलो क्लियर है यहां तक? कुछ भी पूछना किसी को? घर जाके प्लीज रिवाइज कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्लास में मनी चैप्टर पूरा अपना खत्म हो जाएगा, स्टार्टिंग विथ इंपॉर्टेंस ऑफ मनी का नेमोनिक। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।